नमस्कार। नई परख पर आज के गुफ्तगू में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर हिलाल अहमद हैं जो भारतीय राजनीति और भारतीय इस्लाम पर अपने काम के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं और कई समाचार पत्रों में नियमित स्तंभकार हैं। वह विकासशील समाज अध्ययन पीठ CSDS में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनका भारतीय लोकतंत्र, राजनीतिक इस्लाम, दक्षिण एशिया में प्रतीकों की राजनीति पर शोध और लेखन है। उनकी अनेक प्रकाशित पुस्तकें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में मुस्लिम पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, मॉन्यूमेंट्स मेमोरी कंटेस्टेशन, रोटलेज 2014 और सियासी मुस्लिम और स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया, पेंगुइन रैंडम हाउस 2019 प्रमुख है। अल्लाह नाम की सियासत जो सेतु प्रकाशन से 2023 में आई है, हिलाल अहमद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जिन्हें हम प्यार से हिलाल भाई कहकर बुलाते हैं। यह एक मोटी किताब है जो 4 खंडों में विभाजित है और करीब करीब 400 पृष्ठ है। पहला खंड इस्लाम या भारतीय इस्लाम, विवाद और मुद्दे पर है। इस खंड में हम इस्लाम का आंदोलन, आंदोलन से धर्म और धर्म से व्यवस्था बनने के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम 5 सिद्धांतों के बारे में भी समझते हैं। दिन और दुनिया का सिद्धांत दर्शन से निकलकर ज्यादा धार्मिक हो जाता है, यह भी हम पढ़ते हैं। किस तरह से ब्रिटिश औपनिवेशिक विमर्श ने इस्लाम और भारत को 2 अपरिचित भागों में बांट दिया। इसी भाग में हम दलित पसमंदा विमर्श पर भी ध्यान देते हैं। अशराफ, अजलाफ और अरजाल बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। दूसरे खंड में भारतीय इस्लाम को कुछ शख्सियतों के माध्यम से जानने की कोशिश की गई है। यह भाग इस्लाम, धर्म या राजनीति क्या, इसके बारे में स्पष्टीकरण के बारे में है। सैयद अहमद खां में असबाब बगावत है, तो 1880 में अल्पसंख्यकवाद भी है। जिन्ना में उनके 2 राष्ट्र सिद्धांत उनके उदारवाद का अंतिम चरण है। अबुल कलाम आजाद मुस्लिम को राजनीतिक और संवैधानिक कैटेगरी से देखते हैं। मुसलमान यहाँ पर दूसरे बहुसंख्यक समुदाय हैं उनके अनुसार, लेकिन आजाद इस्लामिक विविधता को नजरअंदाज कर जाते हैं। मौजूदा की राजनीति, दक्षिणपंथी राजनीति की आलोचना के लिए उन्हें पढ़ा जाना जरूरी है। इकबाल के इस्लाम और राष्ट्रवाद के बीच की सैद्धांतिक दुविधा का भी जिक्र इस पुस्तक में। खंड 3 में गांधी का कुरान को भी इतिहासीकरण, हिंदुत्व में मुस्लिम प्रश्न को लेकर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अंतर, सैयद शहाबुद्दीन में धर्म अपरिवर्तनीय और राज्य द्वारा धार्मिक सुधार की मनाही, और मुस्लिम भारतीय का सिद्धांत, और असगर अली इंजीनियर का सर्वहारा मुसलमान और धर्म को सामाजिक परिघटना के द्वारा समझाने का मार्क्सवादी तरीका बहुत ही सारगर्भित तरीके से वर्णित है। पुस्तक का भाग 4 वैकल्पिक दृष्टिकोण से मुस्लिम राजनीति और चुनावी राजनीति को पढ़ता है। वह राजनीति को एक बहुस्तरीय घटना के रूप में वर्णित करते हैं। मुस्लिम राजनीति और चुनावी राजनीति को समझने के लिए संविधान, पहचान, सामाजिक न्याय, वोट बैंक के रूप में मुसलमानों का मिथक, आंदोलनों में भागीदारी, इस्लाम का वैश्वीकरण और स्थानीयकरण, और हिंसा की बहुलता पर ध्यान देना चाहिए। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और भी कई कारणों से। मैं अपने साथी कमल नयन चौबे को आग्रह करूंगा कि वो अपने प्रश्न से इस पुस्तक पे विमर्श शुरू करें। जी, धन्यवाद लाल भाई, नमस्कार। और सभी दर्शकों को नमस्कार। लाल भाई की किताब पर प्रश्न करने से पहले जो एक चीज़ मुझे लगता है कि रेखांकित की जानी चाहिए, और जो मुझे काफ़ी आकर्षक लगी इस किताब को पढ़ते हुए भी और उसके पहले भी जब मैं इनका आलेख पढ़ता रहा हूँ, कि इनकी भाषा शैली बहुत ही शानदार है। किताब के तर्कों पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली समाज विज्ञान में हिंदी में लिखे जाने पर होनी चाहिए, मुझे लगता है कि एक आदर्श भाषा शैली, इससे पहले भी और भी लेखकों को पढ़ते हुए ये अंदाजा लगते रहा है कि इसी तरह से लिखा जाना चाहिए। और जैसे मणिंद्र ठाकुर के लेखन में भी यह बात आती है, बहुत ही सरल सरस तरीके से जो विमर्श है उसको प्रस्तुत करना। और भी कई लेखक हैं, लेकिन जो ये किताब हम लोग जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं, उस किताब की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह यह कि इसमें भारत में जो मुस्लिम सियासत है उससे जुड़े जो विविध सवाल है उस पर तो बहुत गहराई से विचार किया ही गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं कि कैसे वो अलग अलग सवालों से जुड़े।
और इस किताब के बारे में धनंजय ने काफी अच्छे से आप लोगों के सामने एक परिचय रखा। मैं इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बुनियादी सवाल से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि किताब में अल्लाह के बारे में जो आपकी जिज्ञासा है उसको आगे बढ़ते हैं, और आपने बहुत खूबसूरती से दिखाया है कि कैसे आपके भीतर जो सवाल रखते हैं उसको जवाब शिक्षकों से मिले, आप लगातार इस पर बात करते हैं, और आखिर में आकर आप यह कहते हैं कि अल्लाह को आप ज्ञान की खोज या सत्य की खोज के रूप में देखते हैं, और उसे आपने गांधी के राम राज्य और मार्क्स के साम्यवाद के सिद्धांत के करीब माना है। तो एक तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा और हमारे सामने खोल कर रखें, तो और इस बात को समझने में आसानी होगी। और दूसरा क्या ये कि क्या ये तीनों जो अवधारणाएं हैं, जो अल्लाह की आपकी अवधारणा है, जो गांधी का राम राज्य और मार्क्स का जो साम्यवाद है, क्या ये तीनों एक दूसरे की कुछ खास कमियों को पूरा कर सकते हैं, इनमें कुछ अनुपूरकता है, उसके बारे में आप तो पहले तो शुक्रिया धनंजय कमल के मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। ये किताब मेरी पहली हिंदी किताब है और मेरी विधिवत शिक्षा हिंदी माध्यम से हुई है। और मैं अंग्रेजी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अंग्रेजी को मैं ज़रूरत से ज़्यादा महत्व नहीं देता। और मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर किसी के पास कहने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो चाहे वो किसी भी भाषा में लिखे, वो अधूरा ही रह जाएगा। तो इसलिए, और क्योंकि क्योंकि ये वो भाषा है जिसमें कि मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखा, अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखा, तो इसलिए जब आदमी अपनी भाषा में अपनी बात को कहने का कोशिश करता है, तो इसमें एक तरफ तो मन में ये बात होती है कि सरल है, हो जाएगा, जानते ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जितनी जटिलता आती जाती है दूसरी भाषाओं से ज्ञान परंपराओं में आने में, चुनौती तो बन जाती है और मुश्किल हो जाता है। तो जो लेखन की तरफ आपने इशारा किया, मुझे ऐसा लगता है कि लेखन के दो अर्थ हो सकते हैं। इसीलिए मैं फिर अपनी दूसरी व्यक्तिगत एक लेखन जो है वो ये होता है कि आपने जो सोचा उसको आपने विधिवत रूप से शब्दों में गढ़कर रख दिया। लेकिन जो आपने सोचा और जो कुछ भी आपके पास आया अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया में, भाषा की अपनी सीमित होती है, उसको आपने कैसे अभिव्यक्त किया। इसलिए तर्कों को हमेशा खुला रखना चाहिए। अगर हमारे तर्क बंद हो तो मुश्किल हो जाएगा कि हम अपनी बात को उस स्तर पर पहुंचा सकें जिस स्तर पर हमने सोचा है। तो इसलिए तार्किकता की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। सीमाओं को देख लें तो मानना चाहिए मेरी सीमा है भाषा। और इसीलिए विधियां जो हैं, चाहे वो गद्य में हो और पद्य में हो, पद्य की विधियां जो हैं वो कई बार गद्य की कमियों को दूर कर देती हैं। तो इसीलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्यक्तिगत कहानी है उसको लिखा ही नहीं है। और मेरा कोई ये है कि मैं अपने आप को इतना महत्वपूर्ण कभी नहीं मानता कि मैं अपनी आत्मकथा टाइप कोई चीज हूँ, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं था। एक आत्मकथा हूँ, लेकिन जो मैं सोचता हूँ उस सोच के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को बताना बड़ा ज्यादा जरूरी है कि उस सोच तक मैं कैसे पहुंचा। और इसीलिए हुआ ये कि ये कई सारी दो घटनाएं या घटनाएं एक साथ हुई। पहली घटना तो ये थी कि योगेंद्र प्रसाद यादव एक उन्होंने मुझसे बात पूछी से जानते हैं इंदौर में उसको जानते हैं। और उसके बाद में उन्होंने वो देखी अभी की बात है कि उस लेख की शुरुआत वो बहुत तारीफ कर रहा था। लेख की शुरुआत में तो मेरी जो मेरी जो समझ उससे उन्होंने शुरुआत की। तो मैं ये मैंने सार्वजनिक नहीं किया। मुझे लगा, और जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लिखना चाहिए। फिर इस स्तर पर तुम कैसे पहुंची जहाँ पर जो सवाल है समझने वाला कि क्या इसमें कोई अनुपूरक चीज है जिसमें कि हम ये कहें कि अल्लाह का विचार जिस तरह मेरे पास पहुंचा, गांधी का रामराज और मार्क्सवाद का साम्यवाद, इसमें कहीं कोई तालमेल है, कोई तारतम्यता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि जो व्यक्तिगत आपकी यात्रा है उसको बताया जाए। और व्यक्तिगत यात्रा में फिर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप सुना करते हैं, आप हमेशा अपनी अच्छी बात सुनाएं। तो मैंने ये कोशिश की कि उसको मैं सकारात्मक रूप से बात करूं।
ऑब्जेक्ट, मैं खुद अपने आप को वस्तु बात को बताने की कोशिश करूं कि यहाँ पर ये क्या है। यहाँ पर मैं कोई कथा नहीं लिखता, इसमें चयन नहीं है। इसमें चयन की बजाय मैंने उन परिघटनाओं को रेखांकित करने की कोशिश की है, जिन परिघटनाओं के जरिए हम एक, कम से कम मैं एक तर्क पर, और इस पूरी यात्रा को देखने में मणिन जी जो हैं वो मेरे सहयात्री भी हैं और मेरे रहबर भी हैं। क्योंकि जिस समय में ये सवाल पैदा हुए वो बड़ा ही आपका ये होता है कॉलेज में जाते हैं, और कॉलेज में आपसे ही कहा गया है कि आपको मार्क्सवादियों से निकलना है। और आप एक ऐसे टीचर से मिलते हैं जो कि आपके बहुत ही विस्तार से नोट को देखकर ये कहता है कि इस नोट में तो बहुत कुछ है और तुम बहुत कुछ जानते हो, तुमको और आगे बढ़ना चाहिए। और फिर वो जो आपके अच्छे विचार होते हैं, तो उन कच्चे विचारों को कहीं ना कहीं पर उन्होंने एक तारतम्यता देने की कोशिश की, और इसलिए व्यक्तिगत कहानी वहां तक है। तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि इस खुलासा कि किताब की जो शुरुआत है वो एक आत्म तथ्य से हुई है, और ये आत्म तथ्य इसलिए जरूरी है, और मुझे लगता है कि मेरा एक है अंग्रेजी में आइडेंटिटी मेथड के ऊपर, और मुझे ये लगता है कि हम सभी की अपनी एक राजनीतिक समझ होती है, लेकिन जब हम कोई भी बौद्धिक काम करते हैं तो उस बौद्धिक काम को करते समय हमको ये बताना जरूरी हो जाता है कि हम यहाँ पर जिस समुदाय विशेष के ऊपर काम कर रहे हैं या जो भी हम शोध कार्य कर रहे हैं, हम उसके प्रतिनिधि नहीं हैं। और दूसरी चीज हमें बताना ये जरूरी हो जाता है कि हम एक खास तरह के पेशे में, हमारा नजरिया पेशेवराना होना चाहिए। हमारे देश में पेशेवराना होने का मतलब जो है बड़ा बुरा माना जाता है, लेकिन ये गलत। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरे पेशे का काम है, इस काम को करने के लिए मुझे पैसे मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सफाई हमको होनी चाहिए, और तब हम अपनी जो राजनीतिक हमारी जो समझ है उसके साथ बिना समझौता किए अपने कर्तव्य को रखते हैं। तो उसके लिए मैं तीन बात करता हूँ, तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं। पहली चीज जरूरी है कि जिन समुदायों पर, जिन व्यक्तियों पर और जितने भी लोगों के ऊपर हम काम कर रहे हैं उनसे दूरी बनाए। मैं मुसलमानों पे काम करता हूँ लेकिन मैं मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ लेकिन एक खास मुस्लिम समुदाय से आता हूँ। उस मुस्लिम समुदाय की मेरी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन जब मैं मुस्लिम समुदायों पर रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए जाता हूँ, तब उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। कुछ मुझे उसका फायदा होता है कि मैं आसानी से किसी मस्जिद में जा सकता हूँ, मैं आसानी से किसी मुसलमान का विश्वास जीत सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। लेकिन कुछ मेरे कुछ एक जैसे कहा जाता है कुछ नुकसान भी होते हैं अपनी पहचान के लिए, कि मैं शायद हो सकता है कि मैं ये मान लूं कि जो व्यक्ति मुझसे कह रहा है अपना समझकर, हो सकता है वो इस बात को मान कर चल रहा हो कि मैं तो हो सकता है कि वो बहुत सारी चीजें जो किसी तटस्थ व्यक्ति को बता सकता हूँ मुझे ना बताए। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि जिन समुदायों पर हम काम कर रहे हैं उसकी एक उसूली छवि हमें बताकर रखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने शोध की प्रक्रिया को बताएं। इसलिए आत्मकथा है इसके अंदर, एक शोध की किताब, आत्मकथा नहीं है। इसीलिए हम अपने आत्मकथा को बताएं, ये बताएं कि हम उस रास्ते में, शोध के रास्ते में हम जितनी दूरी चले उसकी पूरी व्याख्या हम यहाँ पर करें, और ताकि पाठक जो है हमारा वो ये जान सके कि हमने अपनी कौन सी पद्धति अपनाई, और इस पद्धति से हमारे सवालों पर कितना असर पड़ा, कितना असर नहीं। तीसरी चीज ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा, हमें तार्किक खुलापन होना चाहिए। अगर हमारे अंदर तार्किक खुलापन नहीं होगा तो फिर हम कहीं पर रुक जाएंगे, और वो रुकना गलत हो जाएगा। यही बात मैं यहाँ पर अपनी कोशिश कर रहा हूँ जो आपसे ये है कि मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये पूरी जर्नी, मैं 51-52 साल की मेरी उम्र है, और मैं अब ये कह सकता हूँ तो है मुझे, ठीक है। मैं जिसे एजिस्ट कहा जाता है मैं वो नहीं करना चाहता, लेकिन अनुभव के आधार पर अब मुझे लगता है कि जो भारत की औसत आयु है उसके मैं बड़ा नजदीक जा रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन का जो आत्म तथ्य है उसमें मैंने कम से कम एक बात सीखी, वो ये कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, उस समाज के प्रति मेरे कुछ दायित्व हैं, और
मैं जिस समाज के अंदर हूँ वो केवल एक मुस्लिम समुदाय नहीं है। मेरा एक रिसर्च का समुदाय भी है। मेरा एक समुदाय जो है वो मेरे अपने उन राजनीतिक लोगों के साथ का भी है जो कि मेरी तरह सोच समझते हैं। तो मैं कई सारे समुदायों का हूँ और उन सारे समुदायों के हिंदी का एक समुदाय, और मैं उस समुदाय का पूरा पूरा मुझे लगता है कि मेरा एक दायित्व है। तो उस दायित्व के आधार पर मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, और इसीलिए इसका जो सवाल था वो यही था, मैं नमाज क्यों पढ़ता हूँ। तो मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूँ कि एक वो अमल है जिसके जरिए पहले तो वो एक अमूर्त था, अस्पष्ट, वैसे ही चीजें साफ होती हैं। वैसे वैसे मैं इस मुकाम पर पहुंचा कि मुझे उसमें ज्ञान नजर आने लगा। और क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कि आप पूरी तरह से नहीं पा सकते, वो हमेशा नहीं खत्म होगा। इसलिए अगर मैं अल्लाह को ज्ञान मानता हूं, तो मुझे वो हमेशा नई परत के साथ। लेकिन अगर मैं ये कहने लगूं कि कोई और व्यक्ति भी अल्लाह के नाम के साथ ही ज्ञान को पूरा करके भी हो जाएगा, और इसका मतलब कि इसका मतलब हो जाएगा, और फिर छोड़ देगा। इसलिए जो मैं अपने आप को धार्मिक नहीं मानता, मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन मैं नमाज पढ़ता हूं, क्योंकि मैं विविध समुदायों का हिस्सा हूँ। और ये विविध समुदाय मेरी पहचान पहचान हर एक व्यक्ति की एक है। लेकिन attributes, तो उन तमाम लक्षणों को इसीलिए जो पूरकता करता है, वो पूरक अगर वो कभी पूरे नहीं होते, अल्लाह का विचार अपूर्ण रहेगा, गांधी का राम राज्य हमेशा अपूर्ण रहेगा, मार्क्स का साम्यवाद हमेशा अपूर्ण रहेगा। लेकिन ये हमारे वैसे संदर्भ बिंदु हैं जिनको सोचते हुए एक अच्छे समाज बनाने की कल्पना करना एक, और उसकी कोशिश करने के अमल में था। कमल से मैं आग्रह करूंगा कि वह दूसरा प्रश्न भी पूछें। अच्छा, दूसरा प्रश्न जो मेरे मन में आया आपकी किताब से पढ़ते हुए, खासतौर पे इकबाल साहब से जुड़ा हुआ जो आपका लेख है, और वो मुझे बड़ा ही समकालीन लगा, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से जो आधुनिक भारतीय चिंतकों का जो पाठ्यक्रम जो पेपर है उसमें से इकबाल को हटा दिया गया। दलील क्या दी गई, और बाकायदा दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने कहा कि हमें ऐसे चिंतकों को पढ़ने की क्या जरूरत है जिन्होंने पाकिस्तान बनने का समर्थन। तो आपने अपने लेख में काफी अच्छे तरीके से ये दिखाया है कि असल में जो इकबाल के बारे में पूरी समझ है वो 1930 के उनके मुस्लिम लीग के रूप में दिए गए भाषण के आधार पर है, और वो भी चीजों को सही तरीके से नहीं समझने का नतीजा है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हमें इकबाल के बारे में विचार करना है एक ऐसे चिंतक के रूप में जो कि कुछ हद तक आपने दिखाया भी अपने लेख में कि भारत की सामाजिक संस्कृति की भी बात करते हैं, कुछ हद तक हिंदुस्तान के बारे में और मुस्लिम समुदाय के बारे में चिंता करते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा एक पृथकतावाद का भी थोड़ा पुट दिखता है उनमें। तो आखिर वो इकबाल की सही तस्वीर क्या होगी, और क्या आपको इस संदर्भ में मैं ये भी इस पर आपकी राय भी जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने दौर में आजादी से पहले के जो चिंतक थे उनको हम बड़े बड़ी एक खास तरीके के लिखने का एक लेख में आपने दिखाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन शायद लग रहा है कि अब ऐसा ही है। लेकिन जो ये लेख मैंने लिखा था ये उस समय लिखा था जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला ये विवाद नहीं था। हाँ, और मैंने ये लिखा था कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या है कि वो पाकिस्तान में भी हीरो हैं और हमारे यहाँ भी हीरो हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये अंदेशा मुझको जरूर था कि कुछ एक समय ऐसा भी आएगा जबकि इसकी ये वाली समझ जो आज ये विवाद के रूप में आई है शायद मुक्त हो जाएगी। ठीक है? तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जब भी इसके इन लेखों का संदर्भ मैंने उनमें परिवर्तन नहीं किया है, और शायद मैं क्योंकि अपने आप को गांधी जन कहता हूँ, इसलिए मैं गांधी जी पर और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पाठक जो है वो मेरी यात्रा को देखे और ये देखे कि मेरे किसी के भी विचारों में परिवर्तन रहता है। लेकिन उन विचारों में परिवर्तन का बात बहुत बहुत ये बात कहते हैं कि विचारों में परिवर्तन आता है और आना भी चाहिए, लेकिन आपके पास में तर्क होना चाहिए उस परिवर्तन को सही या गलत ठहराने। आप ये बताइए कि आप तब क्या थे, उसका तर्क क्या था, आज आप क्या हैं, उसका तर्क क्या है। इसीलिए मैंने इसके अंदर कोई तरमीम नहीं की, मैंने इसको उसको नएपन से नहीं लिखा।
तो इसीलिए उसका एक संदर्भ है और उस संदर्भ में पाठक को उसको वो मिल जाएगा। भाजपा पर 2 लेख है मेरे इसमें, एक जो 2009 का है और एक जो कि हाल का है। तो उसमें देखा जा सकता है कि मेरे अपने विचार भी 8-10 साल के अंदर कितने बदले हैं। इकबाल वाले सवाल पर वापस लौटता हूँ कि हमारी एक और दुविधा है कमल, और वो उसको भी हमें उसको वो सैद्धांतिक है। विवाद तो होते रहते हैं, वो तो बहुत छोटी सी चीज। विवाद नहीं होंगे तो नहीं, तो एक कहावत है हमारे यहाँ कि अगर हम मशहूर होने के लिए 2 ही चीजें करनी पड़ेंगी, या तो मशहूर या बदनाम हो जाएगी। तो बदनाम होना भी तो बड़ा अच्छी चीज है ना। तो बदनाम करने जितना इकबाल बदनाम होंगे उतना इकबाल की शायरी पड़ी जाएगी। वो एक बात है। देखिए, कोई भी जो परिवर्तन अपनी परिवर्तन की बात की सोच में, समझ में, मैंने अपने लेख में और ये जितने भी जो चाहे वो आजाद हो, इकबाल हो, उन सब की जर्नी को ट्रेस करने की कोशिश की, उनकी विचार यात्रा क्या है। हर विचार यात्रा में चिंतक बदल जाता है, क्योंकि उसके सामने नए सवाल आते हैं। अब या तो वो गांधी की तरह का तार्किक व्यक्ति हो जो हमेशा अपनी जिसे कहा जाता है वो अंग्रेजी में इनकंसिस्टेंसीज कहते हैं, और जिसमें एक बात पर ना टिकना हो, इस बात को हमेशा बहुत ज्यादा इसको मतलब प्रभाव से कहते हैं, या तो वो व्यक्ति है। लेकिन आम तौर पे इन चीजों को जिना से क्या क्या कोई सवाल पूछे, सोचिए जिना से क्यों किसी ने सवाल नहीं पूछा कि आप तो तब ये बात करते थे। मैं बहुत पढ़ा जिना के बारे में, मुझे कहीं नहीं मिली ये बात 40 के दशक में कि कोई मुसलमान जिन्ना से ये कह रहा हो कि आप तो तब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे वगैरह। तो ये सवाल ही जब तक नहीं पूछेगा तो जिन्ना को क्या जरूरत है बताने की कि मैं तब ऐसा था आज ऐसा हूँ। ये ईमानदारी गांधी में है। वो बताते हैं कि मैं तब ऐसा था आज ऐसा हूँ, और मुझे लगता है तब गलत था आज सही हूँ, और आगे की तरफ हो सकता है मेरे ये विचार बदल। इसीलिए किसी भी विचारक को उसकी समग्रता में देखना चाहिए, कोई भी हो। और जब तक हम उसकी समग्रता में, से अटल बिहारी वाजपेयी, अभी हाल ही में बड़ी अच्छी किताब आई है अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, तो अब हम उनको उनकी समग्रता में अगर नहीं देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी या तो मुखौटा बनेंगे या मेकओवर बनेंगे। वो नहीं करना चाहिए, हमें टोटालिटी में रखकर देखना चाहिए। और हम क्या करते हैं कि एक पक्ष उठा लेते हैं चिंतक का और उसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जितने भी लोग हिंदी उर्दू पर काम करते हैं वो ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि भाई अगर आप मालवीय जी की बात है तो उर्दू विरोधी कई सारे उर्दू समर्थन में मैं उनके पत्र मैंने देखे। लेकिन ये तो हमारी पूरी बहस के अंदर ना तो उर्दू वाले दिखाएंगे ना हिंदी वाले दिखाएंगे। तो इसीलिए हमें बड़ा जरूरी है उस समग्रता को पकड़, कोई व्यक्ति क्या कब कर रहा है। श्रद्धानंद जामा पे जाकर जो है वो बयान देते हैं, वो उनका भाषण होता है, ठीक है, तो और बाद में मार दिए जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, तो एक व्यक्ति एक तरह का नहीं होता, बदलता रहता है। इकबाल भी बदलते रहेंगे। तो एक बात तो इकबाल की ये मैंने उसमें इंगित करने की कोशिश की। दूसरी चीज क्या है कि इकबाल की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो ये है कि वो शायरी में शायरी दास, लेकिन उनका जो मूल लेखन है वो उसमें उतनी स्पष्टता मुझे नजर नहीं। हाँ, जो उनकी रिकंस्ट्रक्शन इन इस्लाम जो उनकी किताब है वो जबरदस्त किताब, मुझे बहुत पसंद है वो किताब। लेकिन जब वो राजनीतिक बयान देते हैं तो उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता दिखती है मुझे। तो इकबाल की परिपक्व राजनीति को, इसको कि एक जगह पर पूरा हथिया लिया गया है पाकिस्तान के विचार के साथ, मैं उस अब हथियाई गई समझ को इतना क्यों बढ़ाकर करूं कि जैसे इकबाल ने ये ख्याल सोचा और केवल एक भाषण के आधार पर मैं कहूं कि वो फादर ऑफ पाकिस्तान। तो एक आदमी जिसकी राजनीतिक समझ जो है उस पर सवालिया निशान उस समय भी लगा हुआ है, मतलब इतना सवालिया निशान है कि इकबाल ने जो पत्र लिखे हैं जिन्हा को, और वो अच्छे पत्र, उनका जवाब जिन्हा के पास नहीं बन पड़ा। तो इसका मतलब इकबाल और जिन्हा के अंदर भी विरोधाभास है। उन विरोधाभास पे ना पाकिस्तानी बात करेंगे ना बात करेंगे, ठीक है। और हम ये भूल जाते हैं कि इकबाल तो उसके 9 साल पहले मर गए, जिस चीज का सपना देखा था। और उनको खुद ये नहीं पता था, अपना ये जो थे जिन्हा जिन्हा तो खुद ये नहीं मालूम था कि जो नया पाकिस्तान बनेगा वो किस किस्म का होगा। तो किसी को तो हमारी पूरी कहानी जो पार्टीशन की है उस कहानी में हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। इसमें एक बहुत सशक्त जो
पात्र था वो औपनिवेशिक राज्य था, हम्म। और वो औपनिवेशिक राज्य जो था वो अंतरराष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर की हर एक चीज को नियंत्रित कर रहा था। तो उस नियंत्रण को तो हम भूल जाते हैं, और हमारे पास ऐसा लगता है कि हम एक कहीं कोई दो एक पापा है, पापा गांधी हो जाते हैं, उनका छोटा भाई इन्ना हो जाता है, एक चाचा हो जाता है। ये परिवार का झगड़ा नहीं है, ये अपने आप इतनी जटिल चीज है, उस जटिलता को समझना पड़ता है। जब ये मैं बार बार ये बार बार देखते भी है, ये जरूरी है। अपने बात करने मैं इतनी बड़ी परिघटना का अगर की व्याख्या मानने पर हूँ, तो ये मेरी अपनी राजनीतिक समझ। बहुत अच्छा वो लिखते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर, सभी में लेकिन इससे बड़ा जरूरी है कि आप वो काम कीजिए। सचिन तेंदुलकर से कभी गाना गाए और लता मंगेशकर से कहिए कि बैटिंग करें, अ, एक चीज मैं और धनंजय इस पे कहना चाहूंगा। जो मुझे लगता है कि शायद इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि किताब से थोड़ी अलग बात हो जाएगी कि शायद इकबाल से पहले और ज्यादा खुले रूप में जो राष्ट्र सिद्धांत की बात सावरकर करते हैं, उसके पहले उसकी एक जेनेसिस हो सकती है, पर इकबाल से पहले तो कम से कम सावरकर करते हैं। लेकिन ये विडंबना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सावरकर का एक अलग से पेपर आता है और इकबाल के एक भाषण के अंश को उठाकर उन्हें बाहर कर दिया लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात थी, नरसिम्हा की जो परवीन की, उसके अंदर एक बहुत अच्छी चर्चा है कि जो भारत के विचार, इन भारत के विचारों का कैसे उद्भव, और ऐसा क्या हुआ कि जो होमलैंड का विचार, वो जो स्पेस है और जो होमलैंड का विचार, वो आपस में इतना गुडमुड हो गया कि उससे तरह तरह की राजनीति निकलने चली गई। शमसुल इस्लाम की भी एक बहुत अच्छी किताब है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो नया शोध परक काम आ रहा है, वो इस तरह के सवालों को तो देखता है। ये तो बड़ी हैरत होती है कि जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग या भाजपा के लोग सावरकर को इतना प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो हैरत होती है। क्योंकि यही लोग जो थे, ये बहुत खुश कभी नहीं हुए सावरकर के साथ, और अगर 60 के दशक में थे उनसे ये कोशिश करते थे। आज उनके लिए ये इतना ज्यादा कैसे हो गया, ये क्योंकि अपना आर्काइव ही शायद खुद भी नहीं मिलता। ठीक है धनंजय, आप सवाल पूछिए। अच्छा, तीसरा प्रश्न, ठीक है। तो मेरे मन में एक प्रश्न जो है हिलाल आपकी यात्रा से है कि, और मैं ये भी स्वीकार करूंगा कि आप उसमें उस यात्रा को, जो मैं आपकी यात्रा को देखता हूँ, तो आप एक आदर्श के रूप में सामने आते हैं। एक ऐसा विद्यार्थी जो कि हिंदी से अपनी शुरुआत करता है और आपने अपने आत्मकथन में इसको दिखाया भी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आपने लिखा भी है कि एक पहचान बनती है हिंदी वाले की। तो उस यात्रा से आगे बढ़ते हुए आज मैं देखता हूँ कम से कम पॉलिटिकल साइंस के जो लिखने वाले लोग हैं, उसमें आप शायद सबसे अग्रणी लेखकों में से हैं, जिनके लेख तकरीबन हर हफ्ते 2 या 3 लेख कमेंट्री के रूप में हर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में आते हैं। और एक आपने पहले, जैसे आपने अपने आत्मकथन में भी लिखा है कि आपकी पहली 3 किताबें अंग्रेजी में रही। तो ये जो एक यात्रा है वो काफी आकर्षक है, और आपने उसमें कई तरह के शब्दावलियों का इस्तेमाल किया है, काले अंग्रेज और अंग्रेजी मानसिकता के लोग। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ 2 चीजें इसमें। एक तो ये कि आपने जो अपनी यात्रा तय की और आज जब आप एक मुकाम पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्थिति थोड़ी बदली है भाषा को लेकर? और उसमें थोड़ा बहुत अगर आप जो आजकल हिंदी पर काफी जोर दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उसके संदर्भ में भी आप कुछ बातें रख सकते हैं। दूसरा कि अगर कोई और विद्यार्थी इसी रास्ते को अपनाए तो आप उसे क्या सुझाव देंगे? यानी कि क्या वो, उसके लिए रास्ता यही है कि पहले वो इन सब जूझते हुए अपने आप को अंग्रेजी में स्थापित करे, विचार भी रखे और अंग्रेजी में भी स्थापित करें? क्योंकि अगर आपके पास विचार है और आप हिंदी में लिखते हो तो क्या पिछड़े रह जाएंगे? ये भी एक सवाल है जिसपे मैं चाहूंगा कि अपनी राय दें। तो आप किस तरह का मॉडल प्रस्तुत करेंगे उन विद्यार्थियों के सामने जो आमतौर पर
यहाँ हम बात करें तो हिंदी हो सकती है, देश के किसी और भाग में तेलुगु तमिल हो सकती है, कि जो देश की भाषाओं में काम करते हैं, तो उनके लिए रास्ता क्या हो सकता मैं इसको भाषा और वर्ग दोनों के साथ, मेरी परेशानियां केवल भाषा की परेशानी नहीं है। मैं एक गरीब परिवार से आया था और मेरे संघर्ष जो थे वो मेरे वर्गीय संघर्ष ज्यादा थे। भाषा के संघर्ष तो थे ही, लेकिन वर्ग के संघर्ष भी थे। और जाहिर सी बात है कि हम जिस वर्ग से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम हिंदी में ही जाएंगे या उर्दू में ही जाएंगे। तो एक तो कारण मुझे लगता है कि, लेकिन दूसरा ये, जहाँ तक मेरी अपनी यात्रा का, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि यही एक तरीका हो सकता है अपने आप को साबित करने का। हाँ ये है, और इसीलिए ये आत्म तथ्य जरूरी है। ये हो सकता है मैं अपनी आलोचना अगर खुद भी करूं तो एक होता है कि आपको जो लोग पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं पर, मतलब एक अच्छे अच्छे अध्यापक की बात अगर मैं करूं, मुझे, मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे अध्यापक हमेशा बहुत अच्छे मिले। मुझे कभी याद नहीं है, इसलिए मैंने शुरू में भी ये लिखा है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि इसको, अगर ये वाकई में स्टूडेंट्स के लिए हो, नए छात्रों के लिए हो, तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि मेरे जो पहले अध्यापक थे, मुझे याद नहीं कि कब उन्होंने हमें हिंदी पढ़ना सिखा दिया। एक ऐसी घटना है जो मैंने शायद इस किताब में जिसका जिक्र नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि मैं उसका जिक्र करूँ तो शायद चीज़ें और स्पष्ट हुई। है? मुझे नहीं मालूम था वो कौन व्यक्ति थे, क्या थे। सरकारी स्कूल था हमारा, नगर निगम था, और उस स्कूल के अंदर मुझे, जैसे मैंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि हम आखिर पहली क्लास में कॉमिक्स कैसे पढ़ते थे हिंदी की। आमतौर पे नहीं पढ़ते पहली क्लास में। मतलब मुझे याद है, सिर्फ मुझे याद नहीं है, मेरे तमाम मित्रों को याद है जो उस समय वहां पर उस स्कूल में थे, और सरकारी स्कूल था। पहली क्लास में पुस्तकालय नाम की चीज से हमारा परिचय कब हो गया हमें नहीं पता। ठीक है, तो दूसरी तीसरी क्लास तक तो हमें सब पता था। और वो जिस तरह की, जैसे एक, अच्छा शायद आपको पता होगा कि हमारे स्कूलों में होता यह है, सरकारी स्कूलों में, कि आपका केवल एक ही अध्यापक होता है हाँ। और वो सारे विषय पढ़ाता है, पहली से पांचवी तक यही एक ही अध्यापक होता है। तो इंद्र प्रकाश शर्मा उनका नाम था, हम मास्टर जी कहते थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम से बनाया। सिस्टम क्या था कि हम जाते थे और 4 बजे तक हम पढ़ते थे। हमारा स्कूल जो था वो 1 बजे लगता था, 4 बजे, 4:30 बजे तक हम पढ़ते थे, और 4:30 बजे के बाद हमारा कहानी का समय होता था। वो सबको लेकर बैठ जाते थे बच्चों को, और वो उस वक्त बस सिर्फ कहानी होती थी। तो दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मुझे लगता है कि वो घटनाएं वो इस दुनिया में नहीं है, और बड़ा ये है कि वो, मतलब मेरे आदर्श हैं। वो दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण। एक घटना ये है कि दो बच्चों के बीच में, अच्छा वो जिस इलाके में हम रहते थे वो हिंदू और मुसलमानों का मिला जुला इलाका था, दलित, दलित मुसलमान हिंदू, हाँ? उस इलाके के अंदर बच्चे तरह तरह के आते। तो एक दिन बच्चों में झगड़ा हो, बच्चों में झगड़ा ये हुआ कि शिव जी को काबा में बंद किया हुआ। ये बड़ी एक अच्छा मिथक है ना। और इसीलिए वो जब तक वहां पर कोई, इसीलिए मुसलमान जाने नहीं देते, और जब तक कि वो वहां पर जाकर वो नहीं डालेंगे गंगा जल, तब तक शिव जी निकलेंगे नहीं। ये घटना हो गई और हाथापाई की नौबत आ गई। तो इतनी देर में मास्टर जी क्लास में आ गए, और मास्टर जी ने कहा कि भाई देखो, मैं तो शिव जी को जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शिवाजी की कहानी सुनाऊंगा। सब बच्चे बैठ गए, शिवाजी की कहानी शुरू हुई। शिवाजी एक अच्छे राजा थे, एक बुरा राजा था जिसका नाम था औरंगजेब। इस अच्छे राजा और बुरे राजा की अजीब बात ये थी कि शिवाजी राजा जो थे, उनके पास जो उनके सेनापति थे वो मुसलमान थे। औरंगजेब जो बुरा राजा था, उनके सेनापति हिंदू थे। अब इन दोनों में झगड़ा हुआ, और शिवाजी ने स्वराज्य स्थापित किया जिसमें हिंदू मुसलमान साथ थे। तो इसका मतलब शिवाजी अच्छे हुए और खराब हुआ। ये बात को समझ में आ गई, बात खत्म हो गई, ये हो गई। उस कहानी के 30 साल बाद मैं मराठा म्यूजियम गया पुणे में, और मैंने ये देखा कि कितनी समझ थी उनको इस बात की कि वहां पर ग्रेट मराठास करके एक पूरी सीरीज ऑफ ये लगी हुई है। उसमें इब्राहिम गाजी का, जो कि उनके तोप वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये होता है एक पॉपुलर तरीके से, एक ऐसे तरीके से किसी बात को बताना, ठीक है। तो
एक चीज तो ये, तो इससे हमारी समझ बनती है, ये अंग्रेजी में नहीं आएगी समझ। ये आप जब जिंदगी की उस, जैसे वो हम अभी बात कर रहे थे अयोध्या मुस्कुरा, क्यों? क्योंकि ये बात वो है, ये जानते हैं, मैं जानता हूँ, नौशाद जानते हैं, हम दोनों जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन ये किसी कॉन्वेंट वाले को नहीं पता, ये कहानी उसको नहीं पता, ये कहानी हमें पता। ये सवाल आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आता है, तो इसका जवाब हमें पता होगा। एक दूसरी घटना भी इतनी ही दिलचस्प है, और उसका भी संदर्भ इसी के साथ। अब जो लोग जाते हैं बेचारे, वो पार्टीशन स्टडीज वाले, वो 100 किताबें पढ़ के जाते हैं, अंग्रेजी की होती हैं, अंग्रेजी में पार्टीशन कहते हैं, पार्टीशन भी अंग्रेजी में ही कहते हैं, जबकि है बंटवारा, शब्द है बंटवारा, बंटवारे के नाम से ही होता है। दूसरी घटना ये है, मैं अच्छा विद्यार्थी था, अच्छा विद्यार्थी जो फर्स्ट आता है, ठीक है, और वो क्रिकेट का कप्तान भी होता है। ये मेरी प्रॉब्लम भी समझ लो, या जो भी है, कि ये मेरी कमी भी है, कि मैं जहाँ भी जो काम करूँ उसमें मुझे अच्छा करना है, तो ये मेरी एक कमी है, मैं मानता हूँ। मेरी पत्नी हमेशा इस बात को इंगित करती है, ये तो अच्छा हीरो है। बनने का शौक है, हाँ। नहीं, बुराई भी है कई बार कि आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं स्कूल गया, स्कूल में तो एक, ये अब तो हर कोई पहनने लगा ना, ये पठानी सूट जिसको कहते हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ जब हम तीसरी क्लास में थे, 80, 1980 में, तब पठानी सूट पहनने वाला व्यक्ति पाकिस्तानी पहचाना जाता था, ठीक है। तो मैं गया स्कूल में और मैंने देखा कि एक पठानी सूट पहने व्यक्ति मेरे मास्टर जी के साथ खड़ा है। और वो ये कह रहा है कि मास्टर जी ने कहा कि अभी तुम कहीं मत जाना क्लास में, हम हमारी प्रार्थना होती थी, प्रार्थना के बाद हम क्लास में जाने के बाद में मास्टर जी ने कहा कि ये मेरा सबसे प्रिय छात्र है। और मतलब अच्छे छात्र होने का मतलब पहाड़ा सुनाओ, 13 का पहाड़ा, मुश्किल 13-17, हाँ, 13-17 का पहाड़ा याद था मुझे, मैंने सुना दिया। तो उन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छा बच्चा है और ये क्लास का मॉनिटर भी है। तो अब मैं दूसरा बच्चा, मेरा एक और दोस्त था, उसको बुलाया, अब आप बताइए कि इनमें से मुसलमान कौन है और हिंदू कौन है। अब वो असमंजस में पड़ गए व्यक्ति, और वो रोने लगे। उन्होंने ये बाद में बताया, और उसी समय मेरे मास्टर जी भी रोने लगे। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तब ये पता लगा कि दरअसल वो व्यक्ति उसी स्कूल में पढ़कर गए थे, वो स्कूल में पहले भी हिंदू मुसलमान बच्चे पढ़ते थे। जब बंटवारा हुआ, और बंटवारे के 25-30 साल बाद वो व्यक्ति दिल्ली वापस लौटे थे और अपना स्कूल देखना चाहते थे, और वो रो इसलिए रहे थे कि बंटवारे ने क्या कर दिया, और वो खुश इसलिए हुए कि कितनी अच्छी बात है कि जहाँ पाकिस्तान में इतना कुछ हो गया, हिंदुस्तान में अभी भी वो परंपरा जारी है। ये हिंदी नहीं हो सकती ये बात, ये अंग्रेजी के किसी स्कूल में नहीं है। तो इसीलिए भाषा का सवाल जो है अनुभव से जुड़ा होता है। तो ये दो चीजें मैंने सिर्फ इसलिए बताई। ये जब मैं कॉलेज में आया और ये सब हुआ, तो मुझे दूसरे अध्यापक मिले, मणिन जी। और मणिन जी ने ये कहा, विचार होगा तो लिखोगे, विचार नहीं होगा तो नहीं लिख पाओगे। तो ये बात भी मन में बैठ गई। मेरे तीसरे सबसे अहम गुरु तो कविराज, जब उनके पास में गया तो मैं, मतलब मेरे लिए एक नई चीज थी कि जिस व्यक्ति का नाम हम अंग्रेजी में गिराते हैं अपनी अंग्रेजी को साफ और ये बताने के लिए कि हमें सोशल साइंस आती है, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि आपको ये मान के मेरे साथ काम करना पड़ेगा कि अंग्रेजी आपकी भाषा नहीं है। तो इसलिए होता ये है कि अगर हम ये मानकर चलें, अगर ये पूरी कहानी को मैं समेटूं और इसको संक्षिप्त में करूं, अगर हम ये मानकर चलें कि वो केवल एक भाषा है और तकनीकी भाषा, और अगर हमें सिर्फ उस भाषा की तकनीक को समझना है, विचार हमारे अपने होंगे, तो हम उसमें कर पाएंगे। योगेंद्र जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैरियर बनेगा, और अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो पाठक बनेगा। मुझे लगता है कि बात सही है। तो इसीलिए जो मेरा सुझाव है वो ये है कि अंग्रेजी को भाषा मानिए, भाषा मानेंगे तो समझ में आएगी। और भाषा को अगर जब हम भाषा मानते हैं तो हमको बहुत चीजें अलग अलग तरीके से समझ में, तब उसके जो नुएंसेस हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, वो समझ में आती हैं। और अगर आप उन विशेषताओं को आत्मसात करके लिखेंगे तो खूबसूरत अंग्रेजी लिखिए, खूबसूरत उर्दू लिखिए, खूबसूरत हिंदी लिखिए। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे ये थोड़ी चिढ़ होती है जो लोग जो है वो 15 सेंटेंसेस जो है वो बोले, और उसमें ना तो एक भी सही हिंदी का हो, ना एक सही अंग्रेजी का हो। अगर हम इसको कर लेंगे
तो मुझे लगता है कि हम जिसे जिसे कहा जाता है कि ये पोइट्री नहीं है, हम जो काम करते हैं सोशल साइंस का, वो पोइट्री नहीं है, वो प्रोज है, वो गद्य है। और उस गद्य में भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब अगर मैं गुलजार का उदाहरण दूं, तो गुलजार जिस तरह की बात कहते हैं तो समझ में आती है, लेकिन गुलजार सोशल साइंटिस्ट नहीं है। तो भाषा की अपनी एक खूबसूरती होती है, उसको पहचानना बड़ा जरूरी है। और अगर वो आप पहचान लेंगे तो फिर आपको वो मतलब बड़ा जो छोटा छोटा सा बड़े लोग छोटे नजर आने शुरू हो जाते हैं। करण थापर मुझे छोटे नजर आते हैं जब वो हिंदी बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप अगर खराब अंग्रेजी बोलेंगे, और हमारे देश में तो अंग्रेजी का मतलब ग्रामर है ना, अगर मेरी ग्रामर गलत हो तो आप फौरन पकड़ लेंगे। अगर मैं कहूँ ही आर गोइंग, आप फौरन कहें नहीं नहीं इस लगाओ। लेकिन अगर मैं खराब हिंदी बोलूं तो चलता है। इस पर भी अजीब बात यह है, और अंतिम बात भारतीय जनता पार्टी वाली, हिंदी का क्या हुआ। मैंने एक लेख लिखा था, दिलचस्प बात यह है कि वो लेख मैंने हिंदी में लिख दिया, गलती हो गई मुझसे। वो लेख मुझे अंग्रेजी में लिखना चाहिए। वो लेख मैंने हिंदी में लिखा, और मैंने उसमें सारे आंकड़े ये दिए कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है हिंदी के। ना तो आप लगातार पैसा कम कर रहे हैं, जो अनुवाद के नाम पर आप पैसा है, ठीक है, हिंदी के मौलिक लेखन को आप बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। आपने एक अमिताभ बच्चन को बुला के कार्यक्रम कर दिया था, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। इसमें मध्य प्रदेश वाला जो कार्यक्रम किया था, ठीक है, आपके प्रधानमंत्री भी अच्छी हिंदी नहीं बोलते हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए। हैंड कर्चिफ ना लिखे, रुमाल लिख दें तो चलेगा, पता है ना। उनका जो ये है जो लगा हुआ है वो बड़ा चुभता है मुझे। वो जो उनका ये है गांधी जी वाले में, गांधी आश्रमों में नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक वक्तव्य है कि आप कोई ना कोई एक चीज जरूर खरीदिए, चाहे हैंड कर्चिफ हो। तो एक तो हैंड कर्चिफ शब्द ही दिमाग में चुभता है, रुमाल हो सकता है, गमछा हो सकता है, तो खुद इतना अच्छी हिंदी जानते हैं, तो उनको थोड़ी हिंदी पे मेहनत करनी चाहिए। और हिंदी की बात करते हुए ज्ञान परंपराओं की बात करनी चाहिए। परंपरा का मतलब रुकना नहीं होता, आगे बढ़ना होता है। तो हिंदी ज्ञान परंपराओं को लेकर भाजपा को अगर वाकई राष्ट्रवाद को जिंदा करना है, तो इसको कुछ मेहनत तो करनी चाहिए। बस इस पॉइंट में रहूंगा, तो मुझे लगता है कि इस जो अगर विद्यार्थियों की बात करें तो हमें ये आदर्श रखना, जैसा आप भी इस पर इशारा कर सकते हैं कि वो अगर हिंदी क्षेत्र से आती तो वो दूसरी भाषिकता की तरफ एक वो झिझक ना रहे। हाँ, ये जरूर होगा कि हमेशा ही आपकी एक भाषा दूसरी भाषा से कम अच्छी हो सकता है कि हमारी हिंदी ज्यादा अच्छी हो, अंग्रेजी कम हो, पर एक वो ये अतिवादी दृष्टिकोण अपना है कि नहीं, हम अंग्रेजी सीखना ही अंग्रेजी बना सकते हैं, लेकिन उसके कारण से हिंसा बोल नहीं रहा। और कोशिश करें कि दोनों भाषाओं में लिखें और उस दिशा में फिर आगे बढ़ें। तो पर जो मैंने इसी रास्ते पर अपनाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि शायद अगर इसमें और भी बात होगी। नहीं, बिल्कुल सही है ये कि आप में हीनता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मतलब जैसे अगर मैं अंग्रेजी की ही बात करूं तो मुझे हमेशा ये लगता था कि यार अंग्रेजी यहाँ नहीं सीखनी चाहिए। अंग्रेजी जहाँ जो लोग बोलते हैं, जिस तरह बोलते हैं, उनको सीखना चाहिए। तो जब मैं स्वेस गया, और स्वेस जाके मैं एक उन लोगों ने नया नया शुरू किया था लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट। तो उसमें उन्होंने मुझसे कहा कि आप कोई कोर्स पढ़ाइए, तो मैंने कोर्स बनाया। कोर्स में पढ़ाता था राइटिंग स्किल्स का, और मैं एडिट करता था। जो सीनियर स्टूडेंट्स थे जो अंग्रेज थे, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो आते थे और कहते थे कि ये मेरी अंग्रेजी आप सुधार दीजिए, तो मैं उनको सुधारता था, उनको बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, तो मुझे लगा कि, और फिर जब मैंने आके भारत में इस प्रयोग को करने की कोशिश की तो सब लोग नाराज हो गए, और खास तौर से विद्यार्थी भी, और कुछ लोग ऐसे भी जो मित्र भी हैं कि ये तो मतलब जैसे ही आपने कहा कि ये अनक्लियर है। जैसे आमतौर पे क्या होता है ना, आमतौर पे होता ये है कि आप किसी स्टूडेंट का कोई आपके पास लिख कर लेकर आया, आपने पूरे पैराग्राफ पर ऐसे एक लाइन लगाई और उस पर लिख दिया अनक्लियर। आपने ये नहीं बताया है क्या और कैसे ठीक होगा। ये काम मेरे सुपरवाइजर ने किया जब उन्होंने मुझे अंग्रेजी सिखाई। कविराज ने जब मुझे अंग्रेजी सिखाई तो उन्होंने इतना बड़ा ये नहीं लगा दिया अनक्लियर, एक एक सेंटेंस में वो सवाल पूछते रहे कि क्या लगता है तुम्हें ठीक है। आज भी जब मैं अंग्रेजी लिखता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं।
तो आपकी सेल्फ एडिटिंग, कहीं आपका जो गुरु होता है कहीं ना कहीं पर आप पर इतना प्रभाव डाल देता है कि आपकी एडिटिंग शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये बात जो है कि आपको भाषा, मतलब भाषा को सुधारे, तो वो सुधार भी आप पूछिए कि इसमें अगर कोई ये कहे कि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो आप पूछिए कि कहाँ अच्छी नहीं है और कैसे ठीक होगी, है ना। भारत में 90% जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं वो हिंदी वाले लोगों को ये नहीं बताते कि ठीक कैसे करना, ठीक है ना। तो वो दिक्कत आती है हम सब लोगों को। तो इसीलिए हीन भावना से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, और बड़ी अवैज्ञानिक भाषा है भाई हमारी, तो जो बोला लिख दिया। अब कहाँ पर आई वर, इफ आई वर यू, अरे भैया वर कहाँ से आ जाएगा यहाँ। तो कहीं ना कहीं पर हमें ये बताए कोई व्यक्ति कि यहाँ क्यों आ रहा है, ठीक है। और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ये कायदा आप नहीं बना सकते कि इसीलिए अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, बल्कि ये अलग चीज है, इसका एक तकनीक है, और तकनीक कोई हमें बताता नहीं है। तो वो मुझे हमारी एक्चुअली ये जो हमारा जो शिक्षण का तरीका है उसका सवाल। तो हम ये अपनी हीन भावना से निकलने में ये तो करें कि हमें कोई सिखाएगा नहीं, खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन हमें साथ साथ में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी है हिस्टोरिकल टेक्स्ट और मानक दृष्टिकोण पे, जिसको नॉर्मेटिव टेक बोल सकते हैं। और ऐसा मुझे लगा कि दोनों के बीच में कहीं कहीं टेंशन भी है कि हम हिस्टोरिकल पोजीशन लें या नॉर्मेटिव पोजीशन लें। लेकिन आप नॉर्मेटिव पोजीशन पैसा देते हुए हिस्टोरिकल पोजीशन को खारिज नहीं कर पाते। इस पे आता है। बहुत शुक्रिया धनंजय भी और कमल भी कि भाई तुमने इतनी अच्छी तरह से इस किताब को पढ़ा। और आमतौर पे तो खैर मैंने लिखा भी है, कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई लव लेटर भी नहीं लिखता, तो कोई क्या पढ़ेगा इतने अच्छी तरह से। और ये मूल सवाल है, मूल जिसे पद्धति का सवाल कहना चाहिए, और बिल्कुल सही सवाल है ना। तनाव के दो अर्थ हो सकते हैं। तनाव का एक जो है वो बुरा अर्थ हो सकता है, गलत अर्थ हो सकता है, जहाँ पर कि तनाव जो है वो हमेशा किसी गलत जगह लेकर जाए। लेकिन एक जो है कारगर तनाव होता है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोडक्टिव टेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो इशारा है आपका वो एक्चुअली प्रोडक्टिव टेंशन की तरफ है, और इस टेंशन को हमें बरकरार रखना है। क्यों रखना है उसका कारण है, और बिल्कुल सही रीडिंग हुई है, बिल्कुल सही बात है। और मैं इसको अगर थोड़ा और उदाहरण के साथ में स्पष्ट करूं तो वो ये होगा कि जो ऐतिहासिकता का प्रश्न है, ठीक है। और इसीलिए जो मेरे जो गुरु हैं वो बहुत, मैं मतलब मैं जो भी हूँ आज केवल उन्हीं लोगों के कारण हूँ, ये तो एक ऐसा वाक्य हो जाएगा जो हर कोई कहता है, लेकिन मेरी सोच जैसी है वो उस पे उन लोगों का बहुत प्रभाव है, ठीक है। दरअसल मणिम जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, और ये मेरी ट्रेनिंग क्योंकि उनके ही अधीन हुई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो उसको रेखांकित करना बड़ा जरूरी है, जो ज्ञान की राजनीति में कई बार आती है। हाँ, वो क्या है कि हमें किसी भी परिघटना को समझना तो है इस तरह कि उसके मानक जो सवाल हैं उनसे हम, उन जिनकी अवधारणात्मक मानक सवाल, उनसे हम जूझें, लेकिन हम उसकी ऐतिहासिकता को दरकिनार ना करें। तो दिक्कत कहाँ पर आती है, जैसे मणि जी की किताब में भी और अक्सर उनके लेक्चर्स में भी एक चीज आती है कि थ्योरी टू थ्योरी मूवमेंट होता है, आप सिद्धांत से सिद्धांत पे जम कर जाते हैं। नहीं, लेकिन सिद्धांत किस समाज से निकला, उसकी ऐतिहासिकता क्या थी, और वो किस समाज के अंदर अपने आप को परवान चढ़ा है, अगर हम वो नहीं जानेंगे तो हम सिद्धांत को भी नहीं जान सकते। जैसे अगर हम ये कहें कि हमें अक्सर ये दिक्कत आती है, मार्क्स का जो लेखन है भारत के ऊपर, उसको लेकर चर्चा है, बहुत चर्चा है, ठीक है। तो कविराज का जो शुरुआती काम है वो इसी से शुरू होता है, और वो बड़ा अच्छा तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि मार्क्स का जो लेखन में जो उसकी अंदर जो इम्पीरिकल है वो तो 1857 है, भारत में हुई घटनाएं जिनकी सूचना उसको मिल रही है, लेकिन उसका मुंह जो है वो यूरोप की तरफ है, वो पाठक उसके यूरोप नहीं है। उन पाठकों के लिए इस परिघटना की एक व्याख्या बने, ठीक है। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि मार्क्स के जो सिद्धांत है या अवधारणाएं हैं
वो भारतीय समाजों पर ज्यों की त्यों लागू तो नहीं है। तो भारतीय समाज की ऐतिहासिकता देखने को किस तरह से पूंजीवाद, आधुनिकता और किस तरह के तमाम जिन चीजों को हम आधुनिकता के अवयव कहते हैं उनका समायोजन होता है। और कविराज का तर्क ये है कि समायोजन हर बार अलग अलग तरीके से होता है। तो अगर ये समायोजन एक साथ हुआ है तो हमको ये देखना जरूरी होगा कि वो अवधारणात्मक तत्व इससे कैसे निकलेंगे। ठीक है, वही कोशिश मैंने सोचा कि ये तो हम औपनिवेशिक काल को जानने के लिए करते हैं, उत्तर औपनिवेशिक काल के बारे में जो हमारी समझ है उसको भी हमें कहीं ना कहीं पर इसी पद्धति से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। वो कोशिश करने का मैंने प्रयास किया। अब दूसरी बात, दूसरा पक्ष जो है तनाव, वो ये है कि इस तनाव को बरकरार रखना है। इसलिए बरकरार रखना है इसलिए जो आदित्य निगम वाली जो किताब है, डिकोलोनाइजेशन वाली जो किताब है, वो बहुत अच्छी और अहम किताब है। वो इसलिए अच्छी किताब है कि वो किताब हमें इस ऐतिहासिकता से एक कदम आगे बढ़ाती है। वो जब कह रहे हैं डी कॉलोनियल, एक कदम आगे बढ़ाती है। और अगर इसमें मैं जोड़ जो अभी प्रतिमा बैनर्जी का जो था, पूरा जो आइडिया है पॉलिटिकल का, उसकी ऐतिहासिकता को मापते हुए एक अवधारणा का स्वरूप हमारे सामने लाकर रखते हैं, ऐतिहासिकता को बिना छुए। तो ये चीज मुझे लगता है कि जरूरी है। इसीलिए जो किताब की शुरुआत है तथ्य से क्यों, अगर हम उसे, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं ये कहना शुरू करूं कि मैं तो मार्क्स को भी मानता हूँ, मैं गांधी को भी मानता हूँ, मैं इसको भी मानता हूँ, मैं उसको भी मानता हूँ, और ये मेरे अवयव हैं जिनको मैंने समाकर ये कह दिया ये मेरा इस्लाम है, तो दरअसल मैं बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने ये पैकेज बनाकर किसी को दे दिया तो वो ना तो ये जानता है कि मैं वहां उस रास्ते तक कैसे पहुंचा, ना तो वो गांधी समझ पाएगा, ना वो मार्क्स समझ पाएगा, ना वो मोहम्मद समझ पाएगा। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि इन सबकी ऐतिहासिकता को देखा जाए और उसके बाद में एक ऐसा तर्क बनाने की कोशिश की जाए जो कि पूरी तरह से खुला हो, उसका अंत ना हो। तो ये जिसे प्रोडक्टिव टेंशन कहा जाता है, इसको हमें बरकरार, ये चीज केवल हम चौधारी नहीं करेंगे, इस प्रोडक्टिव टेंशन को हम गांधी में भी पाते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा, 25 की बात है। तो गांधी जी के पास वो जाते हैं लोग, दंगे हो गए, बहुत जबरदस्त दंगे हो गए, और दंगों के बाद लोग जाते हैं और कहते हैं, हिंदू ये कहते हैं कि हमने ये फैसला किया है कि हम जो है वो अब मोहम्मद को अवतार कहेंगे, और मुसलमान ये कहते हैं कि हमने अपने हिंदू भाइयों का ध्यान रखते हुए ये सोचा है कि राम और कृष्ण को हम पैगंबर मान लेंगे। तो गांधी जी हंस पड़े, ये राम कृष्ण मोहम्मद के नाम पे दंगे नहीं हो रहे हैं, दंगाइयों की अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी है। अगर हम उसके सच को नहीं जानेंगे, तो अगर गांधी को मतलब नहीं, गांधी को अगर एक तरफा किया जाए तो गांधी जैसे आदमी के लिए तो इससे अच्छी क्या बात होगी, अगले प्रवचन में वो यही कह देते। लेकिन नहीं, इसलिए वो ऐतिहासिकता जो अवधारणा है सारे रास्ते सही हैं, उस अवधारणा को गांधी आंख मूंद कर नहीं स्वीकार कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आदमी के अंदर जो कमीनापन है, उस कमीनेपन की जो अभिव्यक्ति धर्म में होती है वो है। ठीक है, तो अभी मैं कल परसों बड़ी एक अच्छी सी चीज पढ़ रहा था, हाँ अरे अक्षय मुकुल का लेख पढ़ रहा था मैं। तो उन्होंने कोट किया पोद्दार साहब को, इंडियन एक्सप्रेस वाला जो लेख था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कोट की है कि ये व्यक्ति दिखता तो हमारे जैसा साधु टाइप का है और भारतीय, लेकिन ये अंदर से वेस्टर्न है। ठीक है, वेस्टर्न सेंट है, तो इसलिए इस आदमी पर भरोसा मत करो। और यही गोडसे ने भी अपनी जो अंतिम जो उनका बयान है गोडसे का, वो कुछ कुछ ऐसा ही है। तो इसीलिए सवाल ये है कि अच्छी राजनीति के लिए भी आपको ये करना पड़ेगा कि आप बात तो नॉर्मेटिव करेंगे, लेकिन आपको हिस्टोरिकल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसका अंतिम उदाहरण मेरा है, जो मेरी अपनी समझ है कुरान की, वो ये है, कुरान जो है जिसको कि मुसलमान ये मानकर चलते हैं कि वो ब्रह्म वाक्य है, वो अल्लाह के द्वारा बोली गई चीज। लेकिन अगर हम बहुत ही ध्यान से कुरान को देखें तो उसमें 3 तरह की आयतें हैं। एक तरह की आयतें हैं जिनको हम कह सकते हैं दार्शनिक आयतें, जिन पे की जो प्योरली जिस जिस सेंस में हम नॉर्मेटिव समझते हैं वो उस तरह की चीज। दूसरी तरह की हैं जिनमें ऐतिहासिक घटनाएं हैं और वो ऐतिहासिक घटनाओं के ब्यौरे हैं। और तीसरी तरह की आयतें जो हैं वो बिल्कुल उसी संदर्भ की आयतें हैं
जिस संदर्भ में कुछ घटनाएं मोहम्मद साहब की दुनिया में हो रही हैं। ठीक है, दिलचस्प ये है कि इन तीनों तरह की आयतों को जब इनको कॉन्फ़िगर किया जाता है और किताब की शक्ल दी जाती है, याद रखना पड़ेगा कुरान किताब की शक्ल में मोहम्मद साहब के मृत्यु के तकरीबन 2-3 दशक या 4 दशक, मुझे पूरा याद नहीं है, के बाद अस्तित्व में आता है, जिस फॉर्म में हम उसे किताब की शक्ल में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी रूपरेखा है, उस रूपरेखा को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें ये बात बहुत साफ मुखर तौर पर आती है कि अल्लाह जो है वो एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट देना चाहता है ऐतिहासिकता को दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्टिव टेंशन है वो धर्म ग्रंथों में भी है, गीता के अंदर भी ये बहुत साफ है। गांधी ने, बहुत दिलचस्प है, गांधी का जो गीता का सार है, जो अक्षय मुकुल कहते हैं कि उन्होंने छापने से इनकार कर दिया था गीता प्रेस वालों ने, गीता का जो सार है गांधी का, उस सार के अंदर बार बार ऐतिहासिकता की बात पर वो लौटते हैं और वो ये बार बार ये कहते हैं कि अगर चाहते अर्जुन तो ये कहते हटाओ इस सारी बहस को, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन तार्किकता पर आने के लिए उदाहरणों में ऐतिहासिकता बराबर आती चली जाती है। इनफैक्ट अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि अगर हम महाभारत को पढ़ें, देखें नहीं, 90% लोग जो हैं वो महाभारत को टीवी सीरियल मानते हैं और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उनमें से शायद अधिकांश नहीं पढ़ी होगी महाभारत। लेकिन अगर हम महाभारत को पढ़ें और भीष्म के जो वक्तव्य है उनको ध्यान से देखें तो उसमें इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो ऐतिहासिकता को बार बार तर्क के आधार बना, तो इसीलिए जब ये कहा जाता है, इसलिए बड़ा जरूरी है। आमतौर पर पता नहीं ये बीजेपी वाले इन चीजों में कोई काम नहीं करते, गीता पर तो बहुत, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि महाभारत अपने आप में इतना दार्शनिक एक ग्रंथ है। गीता अपने आप में उसका जीस्ट, और उसमें एक चीज बार बार आती है, तो वो क्या है कि बराबर जो घटनाएं हैं उन घटनाओं में एक फर्क है इतिहास का और अतीत का। अतीत लगातार सारे पात्रों के साथ चल रही है, लेकिन बराबर घटनाओं को याद करते हुए संजय से लेकर और दूसरे पात्र जिस तरह उन घटनाओं का चरितार्थ कर रहे हैं, उसमें इतिहास की बात आती है और इस बात को बराबर भीष्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ जब ये कहा जाता है कि हिंदुओं के पास इतिहास नहीं है, तो ये तर्क बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तर्क को गांधी जानते हैं। अब क्योंकि बेचारे ये लोग पढ़ते नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अगर आप पढ़कर निकलेंगे तो आप आदि पुरुष ही बनाएंगे। तो इसीलिए ये टेंशन जो है ना केवल बौद्धिक है, बल्कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं मैं उनको भी बौद्धिकी की श्रेणी में रखूंगा। जब तक अगर हमें ये टेंशन दिखेगी वहां तो हम कुछ नया देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगी तो वैसे ही कुरान कुछ नहीं रहेगा, एक जिल्द में लिपटी हुई किताब बन जाएगा। गीता कुछ नहीं रहेगा, एक फंक्शन की इवेंट बन जाएगी जिसको योगी आदित्यनाथ कहेंगे कि अगली बार कोई डिग्निटरी आएगा तो मैं गिफ्ट कर दूंगा। अगर हमें सिर्फ वही करना है तो टेंशन हटाते नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमें बौद्धिकता को जानना है तो इस टेंशन को बना बना के रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और आप इसको बहुत ही खूबसूरती से करते हैं अपनी पुस्तक में, जब आप आंदोलन, आंदोलन से धर्म, धर्म से व्यवस्था बनने का विवरण देते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल को कैसे एनालाइज किया उसका भी एक आप अच्छी तरह से मेथड देते हैं। एक और चीज जो हमने इस पुस्तक में, इस बुक में नोटिस किया, वो था कि आपने जिसको धर्मनिरपेक्ष मूल्य मीमांसा या सेक्युलर एक्सियोलॉजी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, का प्रस्ताव रखा है इस पुस्तक के बारे में, पुस्तक के माध्यम से। क्या है वह, बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोगों का डिबेट शायद एपिस्टेमोलॉजी वर्सेस ऑन्टोलॉजी में रहता है, और ये किस तरह का ऑन्टोलॉजी प्रोवाइड करती है, ये इस तरह का मूल्य मीमांसा क्या है वह। और फिर उसमें दो और प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो हम मूल्य वैल्यूज का या वैल्यूज को समझने की कोशिश करते हैं इस तरह से, उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो आंतरिक मूल्य होते हैं और वाह मूल्य होते हैं, उसमें भी एक तनाव रहता है हमेशा। इस पे आप क्या कहना चाहिए? नहीं, पहले तो मैं ये जो इसका अनुवाद मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं करता हूँ, मैं सेकुलर को सेकुलर ठीक है। बोलता हूँ। ठीक है, तो
सबसे पहली चीज, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसलिए अच्छा सवाल है क्योंकि ये किताब के जो एक होता है किताब में लिखा हुआ, एक होता है ऑथर या लेखक ने उसको कैसे सोचा, लेकिन एक चीज होती है जिस जिस जगह में ऑथर घूम रहा है ना, लेखक का वो स्थल, वो वो दुनिया जहाँ पर कि उस वैचारिकता की उन चीजों से उसका परिचय होता है जिनको वो खुद भी नहीं जानता है। तो ये सवाल वहां से आ रहा है और ये इसलिए मेरे मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके दो जवाब मैं दे सकता हूँ। पहला जवाब तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये, और ये सवाल अलग तरीके से अतुल चौरसिया ने अभी एक मेरे साथ कार्यक्रम किया था न्यूज लॉन्ड्री। न्यूज लॉन्ड्री में। उन्होंने अलग तरीके से ये सवाल पूछा था और बहुत अच्छा सवाल पूछा था। वो बहुत, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने किताब, जैसे आप लोगों ने पढ़ी है, इतनी अच्छी तरह उन्होंने भी पढ़ी। और उनका सवाल, अगर मैं इसको पलट दूं इस सवाल को, तो वो पहले मैं बताता हूँ कि उनका सवाल क्या था। उनका सवाल ये था कि क्या ये जरूरी है कि एक सामंजस्य हमेशा बिठाया जाए, कि आप सेकुलर भी दिखें, आप ये भी दिखें, आप ये भी दिखें। तो कहीं ऐसी कोशिश तो नहीं है कि आप हर जगह पर अपने आप को, जिसे कहा जाता है, स्वीकार्य करवाना चाहते हैं। उन्होंने ये सवाल इस संदर्भ में पूछा। तो कौन से मूल्य होंगे, अगर मैं आंतरिक मूल्यों को, एक और हमारे दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी एक बार ये बात कही थी। मैं संघ के कार्यक्रमों में भी जाता हूँ, मुझे मुस्लिम मुस्लिम मजलिस मुशावरात ने भी बुलाया, मुझे जमात इस्लामी ने भी बुलाया, वामपंथी कार्यक्रमों में भी मैं जाता हूँ, समाजवादियों के कार्यक्रमों में भी जाता हूँ, और सब जगह बोलता हूँ। और आम तौर पे लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं, और उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्या है, एक तो तुम, हो सकता है इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो तुम बहुत चालाक आदमी हो, जो कि सही बात है। दूसरा अर्थ ये है कि तुम्हें पता है क्या सुनना है दूसरे को। लेकिन ये दोनों स्ट्रेटेजिक आंसर, ये दोनों जवाब जो है, अगर मैं वाकई राजनेता हूँ तो मैं ये जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं। कम से कम अभी मैं इसका जवाब इन पूरी ईमानदारी से देना चाहता हूँ, और फिर मैं उसके जो दूसरा अर्थ है उस पर आऊंगा। वो क्या है कि ये बड़ा आसान है कह देना संवाद में, बहुत आसान शब्द है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। संवाद जैसे होता है ना, शायद तुमने देखा होगा, पोस्टर लगे होते हैं, सर्वधर्म, वो संभव। नहीं नहीं, संभव नहीं, वो होता था, वो सब मजहब के लोग आके ना बातचीत करते थे, है ना। मैं उनके कई कार्यक्रम में गया, और हर कार्यक्रम में मुझे ये लगा कि दरअसल ये सिर्फ अपने धर्म की अच्छाइयाँ बताने आते हैं, ये कुछ नया सीखने नहीं आते। और बड़ा मुश्किल है वो जो एक होता है ना, रिलीजियस डिबेट्स इसमें होता है, इसमें 5 मुल्ला बैठे होते हैं, 5 पंडित बैठे होते हैं, वो सब। तो उनके साथ की दिक्कत क्या है कि वो मिलते हैं सिर्फ ये बताने के लिए हम कितने अच्छे हैं, और हम इसलिए भी अच्छे हैं कि हम आपको भी अच्छा मान रहे हैं, तो आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा, हम अच्छे अच्छे। लेकिन इससे दुनिया थोड़ी बदलती है, इससे कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो इसीलिए ये बड़ा जरूरी है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसको, एक दूसरा तरीका ये हो सकता है जो गांधी का तरीका है, और ये मेरा दूसरा जवाब है। वो क्या है कि आप उस, जो भी आप, जिस भी, हमारी इतनी ज्यादा चीजें बटी हुई हैं कि उसमें जो, जिसे गांधी सत्य कहते हैं, और इसीलिए जिसे हम अंग्रेजी में इमेंसिपेशन कहते हैं, मेरे लिए, अगर मैं मार्क्सिस्ट लेक्सिकॉन यूज करूँ, तो उसमें इमेंसिपेशन होगा, मुक्ति। गांधी सत्य कहते हैं, जो मुक्तिगामी सत्य है। मुक्तिगामी सत्य हमारे यहाँ पर बहुत बिखरा हुआ है, इतना ज्यादा बिखरा हुआ है कि उसके कुछ तत्व हमें कहीं दिखते हैं, कुछ तत्व कहीं दिखते हैं, कुछ तत्व कहीं दिखते हैं। जब संवाद होगा तो आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं, अब जैसे कि हिंदुत्व की कुछ चीजों से मैं समर्थन में हूँ, मुझे लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं, जैसे और मुसलमानों के बारे में ठीक कह रहे हैं। जैसे एक वो बात कहते हैं कि इनका तुष्टिकरण हुआ है, यो क्यों हुआ है, मुस्लिम इलीट का तुष्टिकरण हुआ है इस देश में। ये बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, ठीक है। इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि शब्द हिंदू आते ही सांप्रदायिक क्यों हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये बात नहीं वो कहते तो आज की जो स्थिति है वैसी नहीं हो रही होती। या आज की स्थिति में अगर ये जो बहुसंख्यक हिंदुओं का इस तरफ जाना कि जो भी संघ कहता है वो ठीक है,
मुझे लगता है बड़ा जरूरी है इस बात को समझना कि ऐसा क्यों हुआ कि हिंदू शब्द आते ही सांप्रदाय, ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं सहमति वहां पर होनी चाहिए। राष्ट्रवाद की पूरी बात हमने उनको दे दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो राष्ट्रवादी नहीं थे। उनकी समझ से हमारी ना इत्तेफाकी हो सकती है, हम ये कहें कि हम उनकी इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद की बात से तो हम उनके असहमत नहीं हो सकते। और ये भी पूरी तरह से सच है कि इसी तरह से राष्ट्रवाद की बात वो पिछले 100 साल से कर रहे हैं, ये भी हम नहीं इनकार कर सकते। तो हमको इतना खुला तो होना चाहिए कि हम उन चीजों को जिन पे सहमति बन सकती है बात करें। एक, इसी तरह से जमात इस्लामी में अगर मैं गया और जब उन्होंने ये बात मुझसे पूछी कि मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का क्या सवाल है, तो ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का सवाल होना चाहिए। लेकिन कौन से मुसलमान के प्रतिनिधित्व का सवाल होना चाहिए, गरीब मुसलमान के या अमीर मुसलमान के? यहाँ पर वो भाग जाते हैं। तो एलिमेंट ऑफ ट्रुथ जो है वो कहीं ना कहीं पर बिखरा हुआ है। तो इसीलिए जिस जिस चीज की, तो हम तो राजनीतिज्ञ है नहीं, हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बनाई नहीं है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे हम यहाँ से लें और उसको इकट्ठा करके हम एक साथ ये रख दें, ये सब हम नहीं करेंगे। लेकिन हम कहीं ना कहीं जाकर उनकी अच्छाई को बताते हुए उनसे ये तो जरूर कह सकते हैं कि आप आलोचनात्मक बात भी करने की मौका दीजिए। और ये मैंने कोशिश की। जब मैं संघ के कार्यक्रम में गया तो मैंने गोलवर्कर की बुराई की। जब मैं जमात इस्लामी के कार्यक्रम में गया और उनकी अच्छी बातें बताते हुए ये बताया कि मौदूदी के साथ तो मुझे बड़ी सीरियस परेशानियां हैं, आप मुझे आलोचना करने देंगे? तो ये बड़ा जरूरी है कि हम इतना खुलापन रखें। इसकी जो ऑन्टोलॉजी जो प्रोड्यूस होती है, इसलिए सच की जो ऑन्टोलॉजी है, जब वो इस तरह से हम पहचानेंगे तो हम स्वीकार्य और स्वीकार्य वाली बात पर बाद में आए। पहले हम ये देखें कि कहाँ पर हम, अगर हमने इंडोर्स ही नहीं बनाया, अगर हमने बातचीत की सारी संभावनाएं बंद कर दी, तो फिर कैसे होगा? फिर तो अंत हो जाएगा। तो इसीलिए स्वीकार्यता के लिए भी बड़ा जरूरी है कि हम ये मानकर चलें कि किस हद तक हम बात कर सकते हैं। वो हद हमें तय करनी पड़ेगी, और वो हद इसलिए तय करनी पड़ेगी, इसीलिए किसी भी विचारधारा को मानना और विचारधारा की भक्ति दो अलग अलग बातें हैं। यही चीज को लेकर जो मेरा अभी ये, मैंने एक लेक्चर दिया था सत्यशोधक समाज को लेकर, कि सत्यशोधन का जो विचार है फूले का, वो इसी चीज को लेकर है कि हमको एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी। कुछ हद तक हम जाएंगे आगे, लेकिन इसके आगे नहीं जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम उस लाइन से शुरुआत करते हैं। यहाँ फर्क है। मैं वो लाइन अभी नहीं खींचना चाहता। अगर हमने वो लाइन अभी खींच ली तो फिर हम नएपन की तरफ नहीं जाएंगे, हम नए सवालों की तरफ नहीं। इसी से मेरा जो अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है। आपने जो भविष्य को समझना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सारे रिसोर्सेज हमारे पास अभी नहीं है। तो वहाँ पे तीन तरह की बातें आपने मतलब तीन तरह की बातें आती हैं कि कुरान, नबी की सुन्नतें और चिंतन और विमर्श के बीच संश्लेषण की आवश्यकता है। तीनों को सिंथेसिस करने की आवश्यकता है, या अगर हमें बहुत कुछ चीजें कुरान और नबी की सुन्नतें से नहीं मिल रही हैं तो चिंतन और विमर्श बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नहीं, मैंने सिर्फ जो मैंने ये कहा कि ये इस रास्ते, ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं। यहाँ मैं एक चीज जो है वो साफ कर दूं, जो मुझ में और सैयद शहाबुद्दीन में फर्क है। फर्क क्या है? और ये जब वो जिंदा थे तो मतलब वो मुझे बहुत प्यार करते थे, और शायद मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी आलोचना सुनने को तैयार होते थे। तो उनमें मैं हमेशा कहता था कि आप में मुझ में एक फर्क है। आप क्या है कि आप हैं तो प्रोग्रेसिव, लेकिन आपका जो कार्यक्षेत्र है वो है मुसलमान। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरा कार्यक्षेत्र जो है वो बाहर है। मैं केवल मुस्लिम समुदाय के भीतर रहकर बात नहीं करना, ठीक है? तो ये जो तीन बातें हैं, ये एक तरीका है ना? कुरान ये एक्चुअली इज्तिहाद के चार तत्व हैं जो कि इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर बड़े से स्पष्ट तौर पर पाए जाते हैं। लेकिन मैं इस इज्तिहाद को के जरिए दुनिया समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए एक मात्र रेफरेंस पॉइंट है। इसके आगे, क्योंकि मेरा, अगर मैं सिर्फ यहीं रुक जाऊंगा
तो ना तो मैं, जैसे जो हिंदी वाली बात मैं कर रहा था, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, ठीक है। और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी में मैं भारतेंदु के साथ भी मेरा कोई संवाद नहीं हो पाएगा अगर मैं यहाँ रुक गया तो, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे लोगों से भी संवाद रुक जाएगा जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिनको मैं बहुत समझता हूँ, लेकिन वो इस दायरे में नहीं उनको बांटा जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए ये तो स्थापित एक ऐसी एक ऐसी पद्धति है जो इस्लाम के भीतर मौजूद। तो अगर मुसलमानों को कुछ करना होगा तो इस पद्धति से वो कर सकते हैं। तो जैसे अब ये इस पद्धति को ही अगर हम बढ़ा दें मेरे अपने हिसाब से, तो वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि भाई कुरान, ये सवाल आया माज बिन जबल, एक हदीस है, माज बिन जबल को जो है वो एक जगह का गवर्नर बना के भेजा जा रहा था। तो माज ने पहला सवाल ये पूछा कि मान लीजिए मोहम्मद साहब से, कि मान लीजिए मुझे कोई सवाल आ जाए और मुझे समझ ना आए कि मैं इसका कैसे जवाब दूं। तो मोहम्मद साहब ने कहा भाई तुम कुरान देख लेना। तो माज ने कहा कि अगर मान लीजिए कुरान में ना मिला, तो मोहम्मद साहब ने इस पर ये नहीं कहा कि वो मुल्ला की तरह लड़ने नहीं लगे, अभी तू कैसे कह रहा है कि कुरान में नहीं मिलेगा। मोहम्मद साहब ने नहीं कहा, मुल्ला बोलेगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो अगर नहीं मिला इसका मतलब मोहम्मद साहब की पूरी कंसेंट है कि सारे जवाब कुरान में नहीं होंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी जिंदगी देखो। गांधी एक्चुअली वहां से लेते हैं, वो कहते हैं ना कि माई लाइफ इज माई मैसेज, एक्चुअली उस हदीस से उन्होंने निकाला। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन सारे सवाल तो आपकी जिंदगी में भी नहीं होंगे। अगर ये बात किसी मुल्ला से कह दें तो वो जान से मार देगा, वो बोलेगा कैसे हो सकता है, वो तो आखिरी नबी हैं। लेकिन नबी खुद ये कह रहे हैं कि मैं नबी होने के बावजूद भी इंसान हूँ और मुझे भी नहीं पता। मतलब मोहम्मद साहब की पर्सनालिटी मुझे इतनी अपील करती है, वो इसलिए करती है कि वो बार बार कह रहे हैं मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मुल्ला मानने को तैयार नहीं कि वो इस बात को, ठीक है। इसका मतलब क्रिटिकल थिंकिंग की जगह तो है। तीसरी चीज ये है, तो मोहम्मद साहब का जवाब ये है कि भाई तुम उसके बाद ऐसा करना कि इजमा करना, लोगों को बुलाना जो उस विषय के विशेषज्ञ हों। अब जाहिर सी बात है, आप नई जगह जा रहे हैं, वहां पहले से मुसलमान थोड़ी मौजूद होंगे। इसका मतलब आप किसी और बाहर के आदमी से भी तो, यानी इस संभावना को आप इनकार नहीं कर सकते कि जो नबी हैं वो ये खुद कह रहे हैं कि कुरान में भी नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में भी नहीं हो सकता, और मुझे सीखने के लिए बाहर से लोगों को लाना जरूरी है, उनसे बात करना, ठीक है। और अंतिम चीज है कयास, क्रिटिकल थिंकिंग। आपको कहीं खुद भी सोचना पड़ेगा। तो ह्यूमन एजेंसी की सेंट्रलिटी इस मेथड में है जो कि मुसलमानों को समझनी चाहिए। मुझे ये चीज बहुत अपील करती है, लेकिन मैं इस तक सीमित नहीं हूं, क्योंकि फिर मैं, अगर मैं फिर अपनी जो मैंने जो समझा, तो मुझे मार्क्स का मेथड बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मुझे गांधी का मेथड बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मुझे ग्रामशी का मेथड बहुत अट्रैक्टिव, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे फूको बहुत मुझे दिखाता है, मतलब एकदम चीजें, लेविनास मुझे साफ कर देता है चीजों को। लेकिन मैं अपनी इस रूट को छोड़ना नहीं चाहता, जिस रूट के ऊपर मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो ये चीजें मैं चाहता, तो जैसे मैंने जब अपना पहली किताब की खत्म, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि मैंने ये फैसला किया अपनी पहली किताब लिखने के बाद कि मैं अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर काम करूंगा, यानी पक्की वाली जो राजनीति होती है 2+2=4 वाली, कि किसने कौन सा मूव किया, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। तो कुछ मित्रों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा तो कोई भी कर लेगा, तुम्हारा रुचि है पॉलिटिकल थियरी में, तो तुम सिद्धांत की बातें करो। तो मैंने उनको जवाब दिया कि क्योंकि कोई और नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस जो ये इम्पोर्टेंट सवाल है उसको कोई और करे। और अगर क्योंकि हमने छोड़ रखा है, हमने दे रखा है, हमने तो जर्नलिस्ट लोगों को दे रखा है, अब जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो, उनकी पॉलिटिकल थियरी हो सकता है हमसे ज्यादा अच्छी। तो इसीलिए ये सब जो सोर्सेज हैं, और ये बहुत अच्छा सवाल है जो तुमने पूछा, क्योंकि इसी सवाल से ये तुमने निकलवा लिया कि मैं, मतलब मेरा पीछे का क्या है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं कभी उसके ऊपर, और बहुत अच्छी तरह तुम समझ रहे हो उसको कि वो एक्चुअली जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए किसी लेखक से, तो चीजें साफ होती हैं, खुद अपने लिए, मेरे लिए भी साफ होती हैं। क्लास के 2 प्रश्न। हम्म। अ,
जिसका शायद आप जिक्र करते हैं, लेकिन और भी हमें जानने की उत्सुकता है। क्या हम सैयदवाद, कुछ हो सकता है, शायद हो सकता हो, और ब्राह्मणवाद के बीच कोई सामान्य संबंध ढूंढ सकते हैं क्या? ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है कि अभी इम्तियाज साहब का इंतकाल हुआ है, और इम्तियाज साहब से मेरा बड़ा, मतलब एक जिसे कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल रिश्ता तो था ही, निजी रिश्ता भी था। तो इम्तियाज साहब इस तरह के सवाल पर हमेशा एक जवाब देते। अगर वो होते तो वो क्या जवाब देते, पहले मैं वो होता। इम्तियाज साहब कहते हैं कि भाई इसका अगर हमने इस तरह से किया तो हम वही काम करेंगे, कि भाई हम हिंदू जो टर्मिनोलॉजी है उससे मुसलमान समझने की कोशिश, ये नहीं करना चाहिए। तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया जो है उसको समझने के लिए जो नॉन हिंदू सोसाइटीज हैं उनको उनके अपने सिद्धांतों के आधार पर उनके फॉर्मेशन जो है वो किन आधारों पर हो रहा है उसको उस दृष्टिकोण से इम्तियाज साहब हमेशा ये कहते हैं। इसीलिए जब ये उनका एक बड़ा मशहूर लेख है दलित मुस्लिम शब्द को लेकर, तो एक तो बात ये है। दूसरी बात क्या है कि इसीलिए इम्तियाज साहब बराबर ही, और मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हर समाज में अलग होता है, तो इसको हम कहते हैं पावर स्ट्रक्चर। तो मुस्लिम समाजों में पावर स्ट्रक्चर में जाति बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो जाति का स्वरूप कई बार बहुत अलग अलग हो जाता है, दक्षिण में खासकर। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते जैसे सच्चर कमीशन ने क्या किया। सच्चर कमीशन ने एग्जैक्टली यही किया कि उसने वो अशराफ और वो तीनों जो कैटेगरीज हैं उनको उठाकर ये कि हमें इस तरह से देखें। इम्तियाज साहब नहीं इसको मानते, इनफैक्ट अली अनवर अंसारी भी इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि अंसारी साहब का ये कहना है कि इसलिए उनका जो शब्द है उसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा पासमान, ये बहुत अच्छा शब्द है। इसलिए अच्छा शब्द है कि ये हमको बचाता है सैयदवाद जैसी। सैयदवाद, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि सैयदवाद जो है वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जो ऊपर हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ पर सैयदवाद आपको दिख जाएगा। लेकिन मैं इस परिकल्पना पूरे भारत में नहीं करता, इसलिए पासमानदा शब्द जो है वो ज्यादा अच्छा है। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के नए फॉर्म्स की तरफ हमको लेकर जाए। तो इसीलिए मुस्लिम समाजों में जाति है, इसको अभी भी मानना कहीं पर हम नहीं इसको मानते, और उसके अंदर अस्पृश्यता जैसी चीजें भी होती हैं मुस्लिम समाजों में, इसको भी हम नहीं मानते। अगर इसका एक नामकरण हम सैयदवाद कहें तो बिल्कुल ठीक है, हाँ ये है, और ये बिल्कुल उसी तरह ही काम करता है जिस तरह ब्राह्मणवाद काम करता है। लेकिन पासमानदा शब्द में ज्यादा पोटेंशियल, इसलिए ज्यादा पोटेंशियल है कि जिस तरह से हम ये दलित शब्द में इस तरह से पोटेंशियल, दलित का मतलब ये हुआ ना कि आपको एक खास तरह के सामाजिक उसमें आपको सीमित कर दिया जाए, है ना, और उसमें और वो जाति को इस तरह से दिया जाए कि वो पहचान का मूल स्वरूप बन जाए, और उस पहचान की जो उसकी पहचान का जिसे कहा जाए पावर स्ट्रक्चर हो, वो ब्राह्मणवाद तय करे। इस फ्रेमवर्क में अगर है तो बिल्कुल ठीक है, सैयदवाद में मानूंगा कि हाँ ऐसा ही है, और उसमें बड़ी अच्छी तारतम्यता है हमारा साथ। लेकिन मुस्लिम समाजों को, अगेन मुझे इम्तियाज साहब बहुत रेलिवेंट लगते हैं, इस तरह समझना चाहिए वो पैमाने हमें। और इसलिए देखिए अब ये पसमानदा शब्द आया नहीं आया, ये अपने आप में बड़ा पावरफुल शब्द आया, समाज से आया, है ना। तो एक कैटेगरी के तौर पर हमें इसको मानना चाहिए। अली अनवर बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें जाति का सवाल तो है ही मेन मुख्य रूप से, लेकिन इसके अंदर संस्कृति और भाषा का सवाल भी डाला जा सकता है, इसमें वर्ग का सवाल भी डाला जा सकता है। तो अगर हम इसको व्यापक कर दें तो शायद हम पूरे पावर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। इसलिए पासमानदा शब्द और दलित मुस्लिम मुझे लगता है कि पावरफुल मूव्स है मुस्लिम समाजों को जाने। धन्यवाद हिलाल भाई। लास्ट में और अंत में इस बहस में महिलाओं के सवाल को कहाँ पाते हैं? अरे ये तो बड़ा सही, तुम लोगों ने अच्छे सवाल तो पूछे हैं, मुश्किल सवाल भी पूछे। नहीं, मैं दो चीजों पर नहीं लिखता हूँ। एक तो मैं बच्चों पर नहीं लिखता, बच्चा / शिक्षक, ठीक है ना। मैं श्रीलाल शुक्ल से सहमत हूँ, तो मैंने बच्चों, तुम समझ गए ना मैं क्यों सहमत हूँ। लाख दरबारी का वो बहुत अच्छा एक वाक्य है कि शिक्षा एक ऐसी कुतिया है
जिसके ऊपर हर कोई अपना लाज जमाने का हक रखता है। तो शिक्षा पर मैं नहीं लिखता हूँ, बच्चों पर नहीं लिखता हूँ, महिलाओं पर भी नहीं लिखता हूँ। महिलाओं पे मैं उसको अनदेखा नहीं करता हूँ, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन मैं इतना केपेबल नहीं हूँ कि मैं उस चीज को समझूं, दो कारणों से। एक तो मैं अपनी पुरुष पहचान को, जो कि काफी हिंसक है, बहुत हिंसक है पुरुष पहचान, और जिस तरह से हमारी परवरिश होती है उसमें उस हिंसा की पूरी वैधता होती है, हम्म मैं उससे उबर नहीं पाया। एक तो ये वजह है। तो महिला का सवाल, इसीलिए अभी तक मैं कविताएं जो भी मैंने लिखी हैं उसमें केवल एक कविता है जो इस सवाल को पर मैंने लिखी, और वो ये थी कि नारी तुम मेरी कविता नहीं हो सकती हो, मेरा पश्चाताप जरूर हो सकती है। तो एक चीज तो ये है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा हम्म सब कुछ चाहता हूँ इस विषय पे। मुझे नहीं लगता कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए बात कहना शुरू करूँ कि मैं महिलाओं के लिए बड़ा दुखी हूँ, ये सब है। क्योंकि ये पश्चाताप है। हम्म मैं पुरुष पैदा हुआ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं इस सवाल को इतना डीपली सोचता हूँ, और मुझे लगता है कि इस सवाल को, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा प्रखर महिला आंदोलन है, तो उसको बोलना चाहिए, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हम उसके ऊपर अपनी राय दें। तो ये एक चीज मुझे लगती है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सकुचाता हूँ, अनकंफर्टेबल रहता हूँ। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि जो हमारी पहचाने हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब हमारी जो पुरुष पहचान है वो हिंसक है। तो हिंसक केवल एक स्तर पर, हिंसा के कई स्वरूप होते हैं, हम्म उसमें एक स्वरूप जो होता है वो तो फिजिकल वायलेंस का होता है, एक बौद्धिक वायलेंस का भी होता है। हम्म तो मैंने ये देखा है, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम्म कि जो लोग अपने, जो पुरुष अपने आप को नारीवादी कहना शुरू कर देते हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे उनके उनके तर्कों से मैं बहुत सहमत नहीं हो पाता। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर मैं इसमें पड़ गया तो मैं बहुत कुछ और नहीं कर पाऊंगा जो मैं कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी क्षमताओं की भी मतलब मेरी अपनी क्षमता भी है, मैं इतना अपने आप को नहीं महत्वपूर्ण समझता कि मैं हर विषय पर कोई ये करूं। और तीसरी बात जो है वो ये है कि क्योंकि स्त्री पुरुष का जो रिश्ता होता है, गांधी इस पर बहुत ध्यान से लिखते हैं, वो रिश्ता बड़ा व्यक्तिगत एक ये होता है, हाँ। और उसमें कई बार आपको अपने ऊपर हैरत होती है कि ये आप हैं, आपकी अपनी राय बहुत अच्छी होती है अपने बारे में, लेकिन जब आप किसी व्यक्तिगत संबंध में जाते हैं, और मतलब खासतौर से स्त्री पुरुष संबंध में, पत्नी के साथ भी हो सकता है, बहन के साथ भी हो सकता है, तो वो रिश्ते इतने ज्यादा, जब आप बैठकर सोचते हैं तो लगता है कि बहुत सारी चीजों को जिनको हम यूं सामान्य तौर पर कह दिया करते थे, जब हम उनको समझते हैं तो वो कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे आज मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी बहन के साथ कितना अन्याय किया। ये सोचता हूँ कि मैं रात को कितने ही बजे लेट आता था शादी से पहले, और वो खाना गर्म करके मुझे दिया करती थी। कभी मैंने नहीं सोचा कि इसमें कुछ सही है या गलत है। इसी तरह से आज मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ, जो कि मुझसे 5 गुना ज्यादा काम करती है, और इंटेलेक्चुअली शायद मेरे से ज्यादा ही वो जानती होगी, पढ़ती भी इतना ही है। तो जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है, तो मतलब ये एक ऐसी चीज है जो बहुत आपको आपका आईना दिखाती है। ठीक है, लेकिन ये बातें मैं पॉलिटिकली करेक्ट अगर होकर कहना शुरू करूंगा तो शायद इनका मोल कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस बारे में कोई। मैं कमल से कुछ शब्द कहने को कहूंगा इसके बाद। लेकिन कल के लेख में आपने एक बहुत जो आप इम्तियाज अहमद साहब को आपने जो आपकी ओबिचुरी थी इंडियन एक्सप्रेस में 22 जून की, उसमें आप बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप शुरुआत करते हैं, जिसमें तीनों लोग अहमद हैं। आप अहमद हैं, आपके सुपरवाइजर भी अहमद हैं, और जो एग्जामिनर हैं वो भी अहमद हैं। और जो जो भी क्लर्क थे या जो ऑफिसर थे, उनको समझ में नहीं आया कि ये तीनों अहमद के ही पास ये ज्ञान विज्ञान क्यों आ रहा है, खास तौर का। लेकिन आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और रियाज सर भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान में अहमद, तीनों अहमद एक नहीं होते हैं।
तो ये पुस्तक ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और आप सबको पढ़ना चाहिए, जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। एक 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 न्यूआंस्ड और एक 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 बहुत ही पेन स्टेकिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो आप एक कम्युनिटी के बारे में जाने, और ये आप कम्युनिटी पर से नहीं जान रहे हैं, वो आप कम्युनिटी को एक इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में ग्लोबलाइजेशन के इंटरलिंकेजेस के संबंध में समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कमल से कुछ आग्रह करूंगा कि कुछ शब्द कहें, इसके बाद हम लोग प्रोग्राम को। तो एक तो ये कि आप दर्शकों से ये अगर आग्रह करें आखिर में कि वो हमारे इस कार्यक्रम को देखें और हमसे जुड़ें, तो शायद हमारी थोड़ी सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब भी करें, थोड़ी पब्लिसिटी हो जाएगी। लेकिन एक आखिरी सवाल, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके कई जवाबों को सुनकर, खासतौर पे जो महिला प्रश्न पर आपने जवाब दिया, तो आपकी ईमानदारी के लिए तो आपको एक सैल्यूट ही बनता है, काफी ईमानदारी से आपने जवाब दिया। लेकिन मेरा एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है कि क्या आप जिस तरीके से लेखन करते हैं, तो उस तरीके से लेखन में जो मौजूदा समय में राजनीतिक स्थिति है, तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को लेके एक थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट कर सकते हैं या थोड़ी ज्यादा कट्टर सोच रखने वाले हैं, दूसरी तरफ हिंदू राइट विंग है, तो उसके बीच में क्या आपको लगता है कि आपके विचारों को लेकर दोनों तरफ के लोग असहज हैं या संवाद की कोई स्थिति है? तो इस पे एक आखिरी थोड़ी सी छोटी टिप्पणी कर पाए तो, और जो हमने अनुरोध किया उसके। नहीं, पहले अनुरोध तो ये है कि मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि कमल और धनंजय मेरे दोस्त हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये अ, हम कुछ वैचारिक रूप से बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं एक साथ में, लेकिन इसलिए भी कि जिस तरह का समाज विज्ञान हमारे यहाँ है, उस समाज विज्ञान में किताबों के जरिए बातें पहुंची जाती हैं, लेकिन जिस युग में हम हैं उस युग में बुनियादी तौर पर चीजें जो हैं वो श्रवण माध्यमों से या जो दिखने वाले माध्यम है, ऑडियो विजुअल है, उसके जरिए पहुंचाई जा रही हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि केवल वही लोग नहीं जो यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि वो लोग भी जो आम फहम है और जानना चाहते हैं और जिज्ञासा है। मैं तो जहाँ जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सीखने समझने की बड़ी जिज्ञासा है, ये तो हमने ही अपना दरवाजा बंद रखा है। तो कमल और धनंजय का ये प्रयास जो है वो दरवाजा खोल रहा है। तो जितना मैंने देखा है परख में भी और नई परख, दोनों कार्यक्रम बहुत ज़रूरी हैं। और मैं आप सबसे ये मेरी गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें, जुड़े भी, कमेंट भी करें, और कोशिश करें कि नए सवाल आप जो है वो इन दोनों से पूछें, क्योंकि सवाल पूछने का जो तरीका है, यहाँ रखने की बात, सवाल के जरिए बात का बनाना, यही हमारी यूनिवर्सिटीज का उद्देश्य रहा है भारत में। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 70-75 सालों में भारतीय विश्वविद्यालयों ने दुनिया में और समाज विज्ञान की दुनिया में अपना एक अहम रोल निभाया है और निभा रहे हैं अभी भी। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि भारत को भारत की नज़र से देखने में जो हमारे विश्वविद्यालय हैं वो, उनकी भूमिका और इस तरह के कार्यक्रमों की जो महत्व है उसको स्वीकार किया जाए और हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो मैं आप सभी लोगों से मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि सवाल रखें, सवाल पूछें। देखिए, हम सभी एक ऐसी दुनिया से आते हैं जहां हम सबके पास जवाब हैं। तो शायद यही वजह है, ये मेरा बड़ा पेट ये है कि महात्मा गांधी से लेकर महात्मा बुद्ध तक सबने भारतीयों को सलाह दी कि चुप रहो, कम बोलो। तो हम उस दुनिया से आते हैं जहाँ पर हमारे पास हर बात का जवाब है, लेकिन जवाब को ही अगर सवाल बना दिया जाए, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि सवाल बनाइए और इस कार्यक्रम से जुड़िए। जो अंतिम टिप्पणी है वो इस बात को लेकर है कि दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच में इस तरह के लेखन से संवाद होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि होगा नहीं होगा, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में अगर चिंता भारत की हो, दुनिया की हो, और दुनिया में जो असहजता है, जो हमारी असहजता दुनिया के वर्तमान संरचना को है, उसकी तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि हम अपनी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि हम बहुत सारे धड़ों में बटे हुए हैं, तो इसीलिए बड़ा जरूरी है कि उन धड़ों को तोड़ा जाए और बात को बात की तरह से करने की आदत डाली जाए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बहुत ये हमारे सर्वेक्षण में एक बहुत बड़ी बात आई, और वो क्या है
कि व्यक्ति तो व्यक्ति हो गया है। जब भी उसकी परेशानी की बात आती है तो हमारे सर्वेक्षणों में, तमाम सर्वेक्षणों में ये बात आ रही है कि वो मानता है मेरी ही गलती है, मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ, भविष्य के अंदर मेरा भाग्य जिम्मेदार है, मेरे कर्म जिम्मेदार। ठीक है। तो लेकिन जब हम अपनी ग्रुप आइडेंटिटी या समूह की पहचान में जाते हैं तो समूह ने हमको इतना ज्यादा एक तरफा कर रखा है कि या तो हम हिंदू होते हैं या मुसलमान होते हैं। तो एक तरफ तो हम बिल्कुल अकेले हैं व्यक्ति के रूप में, और एक तरफ हम हिंदू मुसलमान ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि आपस में झगड़ा होना है। तो इसलिए हमें व्यक्ति के अकेलेपन की बात करनी पड़ेगी, तभी हम इससे निकलेंगे। मेरे सारे अच्छे अध्यापक जिनकी वजह से मैं दुनिया में कुछ थोड़ा बहुत कर पाया, उनमें से कोई मुसलमान नहीं है। मेरे सारे प्रिय छात्र जिन्होंने मुझे हौसला दिया, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनमें बहुत कम मुसलमान हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहचाने हैं, ये कहीं ना कहीं पर जो मूल बात है, इंसान से इंसान का रिश्ता, उसको छुपा रही है। बड़ा जरूरी है उसको रिकवर करना। इस प्रोग्राम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम या नई पुस्तक पे और नए लेखक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। हिलाल पे बहुत हिलाल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद।